सोशल डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर इंटरफियर नहीं करता। वो इनविजिबल होता है। हाँ, मगर उसकी मुसीबत ये होती है कि उसके पास एक दिल और एक दिमाग भी होता है, और जब आप एक तवील अरसा ये सब कुछ देख रहे हो तो आपको कोई ना कोई साइड लेनी पड़ती है। मुझे कम से कम अपने काम के हवाले से ये यकीन है कि आई स्टूड विद द विक्टिम इन माई स्टोरी। मैंने उसको मायूस नहीं किया। मैं ये महसूस करता हूँ कि हम वायर होते हैं, और वायर की नीयत और आंख बुरी होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि फोटोग्राफर की नज़र शैतान की, लेकिन दिल जबरील का होता है। तो इफ़ यू हैव अ प्योर हार्ट, तो वो आपकी नज़र की जो बुरी आंख है वो कंपनसेट हो जाती है किसी ना किसी तरह से। आप इन्वेजन ज़रूर करते हैं प्राइवेसी की, लेकिन फॉर अ गुड कॉज, फॉर आई अ थिंक गुड। यू हैव टू बी वायर। आपको एक वो स्पाई बनना पड़ता है टू गेट दैट रियल मोमेंट और दैट रॉ मोमेंट एट सम टाइम्स। अगर इफ़ यू हैव दिस सर्च टू गेट टू द कोर ऑफ अ थिंग, या जितना भी आप उसके क्लोज जा सके, जैसे वो रॉबर्ट कापा कहता है कि इफ़ योर पिक्चर्स आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट क्लोज इनफ। थैंक यू सो मच उमैर भाई फॉर योर टाइम। और रात के इस वक्त आपने वक्त दिया, तो मेरा ख्याल है कि हमारी गुफ्तगू में वो कैफियत शायद उसमें किसी हद तक जो है वो आएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, मतलब मैं जब आपको देखता हूँ, एक तरफ आपकी फ़ोटोग्राफी है, दूसरी तरफ आपकी जो है वो राइटिंग है, और फिर टाइम और मेमोरी को आप इतनी खूबसूरती से जो है उसको कैप्चर करते हैं, और उसी खूबसूरती से आप जो है उसको अल्फाज में बयान भी करते हैं। तो ये सारा सफ़र, ये जो है वो तस्वीर के साथ ताल्लुक़, ये कैसे शुरू हुआ? 20वीं सदी की मुसीबत ये है कि मुझे लगता है कि इसमें इंसान की मेमोरी विजुअल मेमोरी है, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री की ये वाहिद सदी है जिसमें पहली तारीख से लेके 100वें साल की आखिरी तारीख तक तकरीबन हर दिन को फोटोग्राफिकली डॉक्यूमेंट किया गया। और कैमरा इस सदी में फला फूला और आम आदमी के हाथ में आया, तो ज़ाहिर है डॉक्यूमेंटेशन का मार्जिन आपकी इनफरादी ज़िंदगियों तक भी बढ़ा। एक तो ये, और फिर जब मैं पैदा जिस दौर में हुआ वो 2 जंगों के दरमियानी वक्फ़ा था, जिसमें 1965 वॉर थी और फिर 71 की वॉर, और हाई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और एक रीजनल सेंसेशन। तो धड़ाधड़ इमेजेस का दौर था, तो बचपन में ही चारों तरफ इमेजेस ही इमेजेस थे। फिर एक अदबी घराने में पैदा हुआ, तो किताबी माहौल था और उसमें भी तस्वीरें थी। और बहुत ज़्यादा वालिदैन के पढ़े लिखे होने का एक नुकसान ये भी होता है कि हर मौजू की किताब आपके घर में होती है। तो पेंटिंग्स भी थी और फोटोग्राफी भी थी, और इमेज से एक ताल्लुक़, पैदाइशी ताल्लुक़ था। कैमरा घर में था तो कभी कभी चलाने का मौका भी मिलता था, तो उसके बारे में भी एक तजस्सुस था। तो इमेज से तो ताल्लुक़ बाई बर्थ ही था, और अर्ली कॉन्शियस एज से था। और लेकिन वो जो तस्वीर के साथ ताल्लुक़ था, वो उस वक्त तो जो है वो बड़ा रॉ होगा, एनालॉग होगा। जिस तरह आजकल हमारा ताल्लुक़ है डिजिटल, जो उससे तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा वो। यकीनन मुख्तलिफ था। उस ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत मॉडर्न भी था, जिसको आज के ज़माने में हम कंटेम्प्रेरी कह लेते हैं। मेरे वालिद का शुरू का रुझान सोशलिस्ट कम्युनिस्ट तहरीकों की तरफ था, और उसके बाद तरक्की पसंद अदब, और उसके हवाले से मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ीज़, और ये घर के अंदर बेशुमार चीज़ें इस तरह की थीं। तो हमारे कैमरे भी कम्युनिस्ट थे। हमारे घर में रूसी कैमरे इस्तेमाल होते थे, एक जेनेट था और एक कीव कैमरा था। तो 35 मिलीमीटर फॉर्मेट, और फिल्म उस ज़माने में ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट थी, कलर फिल्म थी, मगर
हमारे घर में कम इस्तेमाल होती थी, तो हमारी जो शुरू की इब्तदाई तस्वीर घर की, मेरे बचपन की और बाकी मुझे याद है बहन भाइयों की, वो सारी मोनोक्रोम इमेजेस थे। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए तो मामिया 330 और 220 कैमरे आए। वो वेस्ट लेवल से फोकस करने पड़ते थे और ऊपर से उनको देखना पड़ता था, फिर उसके अंदर इमेज भी उल्टा बनता था। तब मुझे पता तो नहीं था कि मेरी बिनाई ज़रा कमज़ोर है, बाद में पता चला, लेकिन मुझे फोकसिंग में मुश्किल होती थी, आँख से दूर रख के उसको फोकस करने में। तो एक दो मरतबा मैंने वो इस्तेमाल किए, मगर ज़्यादा नहीं मैं उनको चला सका। उनमें 120 फॉर्मेट की फ़िल्म पड़ती थी। 35 mm मज़े का था, आप कंधे पे लटकाते थे और जो आपने तस्वीरें जिस तरह की भी बनानी होती थी वो बना लेते थे। इसके बाद मेरे एक चचा पाकिस्तान से बाहर गए मिडल ईस्ट में, तो मैंने उनसे एक फरमाइशी कैमरा मंगवाया। वो नाइकन L135 कैमरा था। तब ये वो ज़माना था जब जापान ने पॉइंट एंड शूट ऑटोमेटिक कैमरे निकालने शुरू किए थे। तो वो उस कैमरे के आने से मेरी चांदी हो गई। उसमें सिर्फ फ़िल्म लोड करनी थी और आपने बटन प्रेस करना था, बाकी वो कैमरा ख़ुद करता था जो भी करना होता था उसने। तो उस ज़माने में फिर मैंने फ़िल्म काफ़ी फूंकी और थोड़ा क्योंकि सा आसानी होगी बस, जी तो क्लिक के ऊपर आ गए तो। हाँ। लेकिन अभी ये वो दौर था कि जब मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी करूँगा। एक तजस्सुस और क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन ज़रूर थी उस मीडियम की, और साथ ये कि मैं तस्वीरें ख़ुद बना रहा हूँ, ये एक थोड़ा सा कोई फ़ख्र भी होगा इसमें। मगर एक तसल्ली भी थी दिल को कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसमें एक्साइटमेंट और क्रिएटिविटी है। तो वो शाहकार जितने भी थे उस ज़माने के, जो बाद में रद्दी की टोकरी में फेंके, मगर ये है कि आपने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है ना। जो कुदरत ने आपको जिस तरफ ले जाना होता है, आप कॉन्शियस नहीं होते, मगर उसकी इब्तदा कहीं हो चुकी होती है। तो शायद ये वो शुरुआत थी जो बाद के सफ़र का आगाज़ बनी। तो उमैर भाई, आपको किस वक्त लगा कि आपने जो है वो फोटोग्राफर बनना है, या वो इंस्पिरेशन किस तरह आई, और वो मतलब वो मोमेंट क्या था वो? यार ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह कॉन्शियस नहीं रहा फ़ोटोग्राफ़र के लफ्ज़ से मुतल्लिक। मैंने सफ़र शुरू किए, मैं बहुत फिरता था, लेकिन मुझे कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे कैमरा साथ लेके निकलना चाहिए। या शायद मैं ये समझता था कि कैमरा आपके मुशाहिदे में रुकावट डालता है और आप उस मोमेंट से बाहर निकल के उसकी डॉक्यूमेंटेशन की फ़िक्र में ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं। आपका मज़ा ख़राब होता है या आप उसको लिव नहीं कर पाते पूरी तरह से। तो मैं आई वाज नेवर बीन अ बिग फैन ऑफ कैरिंग कैमरा विद मी टू डिस्टेंट प्लेसेस। उस वक्त तो कैमरा वैसे ही बड़ा शशका होता था कि आप कैमरा लेके जा रहे हैं। यकीनन होता था, लेकिन मुझे एक तो ये वजह, मगर दूसरी, जब मैं 2-4 दफ़ा बड़े ट्रैवल्स करके वापस आया, लाइक ग्लेशियर्स पे गया इसके नॉर्थ में, पाकिस्तान के नॉर्थ में, और वो बड़े ज़बरदस्त तजर्बे थे। तो मुझे वापसी पे बहुत से लोगों ने ये कहा कि यार जो तुम देख के आए हो, अगर यहाँ का एक आदमी जो वहाँ नहीं जा सकता वो देखना चाहे तो उसके पास क्या तरीका है, तो तुम्हें कैमरा रखना चाहिए। और फिर ये कि इतने बड़े सफ़र की कोई याद तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। तब मुझे विजुअल मेमोरी और ज़हन और दिल के अंदर तस्वीर और इस तरह के, मैं रोमांटिसिज्म या आइडियलिज़म में बड़ी शिद्दत से मुब्तला था। तो बहरहाल मुझे ये बातें समझ आईं और मैं कैमरा ले जाना शुरू हुआ। 96 वाज़ द ईयर जब पहली मर्तबा मेरे एक दोस्त ने मुझे मजबूर करके एक कैमरा ख़रीदवाया। याशिका FX3 कैमरा था वो, और उसके साथ 50 मिलीमीटर का एक्सटेंडेड लेंस f1.8। अब मुझे ज़्यादा मुसीबत ये थी कि पहले मैं ये नॉब सेट करूं, फिर ये नॉब चलाऊं, फिर इसकी ISO को देखूं, फिर इसका अपर्चर शटर, और फिर
लाइट बदल रही है और हर बदलती रोशनी के साथ मैं इसको ये नई नई सेटिंग्स करूँ, तो मुझे वो बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। मैं उस पॉइंट एंड शूट कैमरे पे आई वाज ओके विद दैट। मगर जो मैं उसमें उलझता गया और मुझे लगता गया कि यार ये काम मज़े का है, दिस इज़ व्हाट क्रिएटिव एक्चुअली मेंट। तो अब उस पे फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमांड लेने की कोशिश और हर वक्त उसको चलाना और बेशुमार फिल्म नए सिरे से इस्तेमाल करनी। 36 फिल्म का रोल होता था, 24 का भी होता था कोडेक का, तो वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चलानी और उसके अपने एक्सपेंसेस और फिर वो लैब में जानी और 4-5 दिनों के बाद आना, उसमें फिर कॉन्टैक्ट शीट्स बनवानी। तो एक पूरी एक्साइटमेंट थी उसकी, इट वाज फिनोमिनल इन दोज डेज। फिर थोड़ी थोड़ी सूरत हाल में बेहतरी आनी शुरू हुई कहीं से। तब ये सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह की इतनी एक्सेस नहीं थी, पाकिस्तान में थे मगर बहुत सुस्त रफ्तारी से चलते थे। तो कहीं कहीं से फुटपाथ से फ़ोटोग्राफ़ी के मैगज़ीन्स कभी कभार मिल जाते थे। बहुत पॉपुलर नहीं था पाकिस्तान में फ़ोटोग्राफ़ी मैगज़ीन्स का मिलना, तो आसान भी नहीं था। तो कभी कुछ हिस्सों में मिल जाते थे, कुछ फटे हुए सफ़े मिल जाते थे, तो उनसे कुछ जुगाड़े लगानी, कुछ जो समझ आना वो करके देखना। तो आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर होती गई। फिर एक दो किताबें हाथ लग गई। जब वो किताबें हाथ लगीं तो ज़्यादा लुत्फ़ आना शुरू हुआ। वो किताबें लेके कुछ अपने ज़माने के बड़े जमांदरू फ़ोटोग्राफ़र्स के पास गए, तो उन्होंने वही पहलवानी नुस्ख़ों की हिफाजत की तरह, या हकीम जो कब्र में लेके मर जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, तो बस ऐसे ही ऊपर सती सी बातें बतानी और उसके बाद फ़ारिग कर देना। तो समझ ये आई कि हिम्मत खुद ही करनी पड़ेगी। सफ़र में कुछ बाहर से आए हुए लोग मिलने, उनके पास कैमरा देखना, तो बिला झिझक उनके पास चले जाना। वो बताते थे, वो इतने पैशन से बताते थे और इतना लुत्फ़ आता था उनकी बात सुन के, और कैमरा बाकायदा वो चलाना सिखाते थे। फिर इस तरह बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता मीडियम की समझ लग गई और ये भी पता चल गया कि इससे क्या करना है। अब दूसरा मसला ये हुआ कि मैं ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़र तो था, मगर मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे मेरे भाई ने ये बात एक दफ़ा समझाई। घर में प्रोजेक्टर पे स्लाइड्स चल रही थी और पता नहीं वो पढ़ता बहुत था, फ़लसफ़ा बहुत पढ़ता था वो। तो उसने मुझे कहा कि सुकरात या बुकरात का किसी का उसने हवाला दिया और उसने कहा कि उसका कॉल है कि जिस मंज़र में इंसान ना हो वो मंज़र बेकार है। जिस मंजर में इंसान इंसान ना ना हो हो वो वो मंजर मंज़र बेकार है। बेकार है। अच्छा, वाह। मैं उस दिन मुझे समझ आई कि मैं ज़हनी तौर पे लैंडस्केपर क्यों नहीं। मैं आई वॉज इंटरनली एंड इंट्यूटिवली ड्रॉन टू ह्यूमन बींग्स। एक तो मेरे वालिद की सारा पॉलिटिकल कैरियर जो आम आदमी के ऊपर फोकस करता था और उनकी आइडियोलॉजी, और फिर वो ज़माना सारा इस तरह का, आम आदमी की तहरीकें, आम आदमी का सियासत में अमल दखल, आम आदमी का पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ऊपर आना, हमारे चारों तरफ यही कुछ हो रहा था। और दुनिया में मज़दूरों के हकूक़ के ऊपर बड़ी बात हो रही थी, कॉमन पर्सन के राइट्स के ऊपर बड़ी बात हो रही थी। तो उस दिन मुझे समझ आई कि मुझे असल में मेरा सब्जेक्ट ये होना चाहिए था। तो मैं पोर्ट्रेट्स की तरफ गया। आसान नहीं थे तब अच्छा, पोर्ट्रेट्स। इंसान, ह्यूमन। हाँ, लेकिन इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है। आज जब हम बात करते हैं, आज तो हम कहते हैं कि जिस मंजर में जो है वो इंसान है वो बेकार है, क्योंकि हाँ, हो सकता है, उस लेकिन लैंडस्केप को उस हाँ, इंसान ने इतना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मेरे में ये बेहतरी आई कि मैंने इस इंसान और मंजर को औरत से बदल दिया। तो मेरी ये दिलचस्पी आज तक बरकरार है। फिर ये लैंडस्केप फोटोग्राफी कहाँ गई? मैं वैसे लैंडस्केप की तस्वीरें ज़रूर बनाता रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे प्रोफाइल पे कभी भी लैंडस्केप देखा नहीं होगा। तो मुझे लैंडस्केप में जाने का, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ग्लेशियर्स या माउंटेन्स या डेजर्ट्स में फिरा हूँ, दरियाओं के किनारे काफ़ी तवील सफ़र किए, मेरे लिए उसकी एक मेडिटेटिव वैल्यू थी। मैं एक यात्रा या एक तपस्या के तौर पे वहाँ जाता था। कई कई हफ्ते, कई कई महीने बैठा रहता था और साल में बहुत मर्तबा जाता था इन जगहों पे।
तो मुझे ये लगता था कि मेरे अंदर किसी चीज़ को तस्कीन मिल रही है, मेरा मिजाज मेरे काबू में आ रहा है, मैं फितरत के साथ हम आहंग हो रहा हूँ। आज की ज़िंदगी की जो बेचैनी और एक सनसनीखेज़ी है, मैं उससे काफ़ी हद तक अपने आप को बचा पा रहा हूँ। और फिर जो ज़्यादा हैरत अंगेज़ चीज़ मेरे साथ हो रही थी कि मुझे चीज़ों की समझ आनी शुरू हो गई थी, जो कुदरत से जुड़े बगैर आपको समझ नहीं आती। मतलब मैं एक निसाबी किताबी आदमी से हट के ग़ालिबन उस रास्ते पे चल रहा था जो एक इल्म या हिकमत का हकीकी रास्ता होता है। तो मुझे मेरा किताबी इल्म टेस्ट हो रहा था और मुझे जो ज़िंदगी के तजर्बात हो रहे थे उससे मैं बहुत सी चीज़ों को अज़ ख़ुद रद्द करने के काबिल हो रहा था। ये ट्रैवल की वजह से? कुदरत से जुड़ने की वजह से सफ़र में उन इलाकों तक जाने जहाँ बहुत फ़ोकस्ड होते हैं, जहाँ पे आपको ये ज़िंदगी की हमा-हमी और गहमा-गहमी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही इस होती। आलूदगी से दूर होते हैं आप। हाँ, एक तरह से ये बिल्कुल यही बात। तो उसमें ये सारा कुछ जब हो रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि लैंडस्केप की मेरे लिए यही अहमियत है। और अभी भी मैं बहुत मर्तबा जब बाद में अब भी रिसेंटली होके भी आया हूँ तो मैंने कोई लैंडस्केप की उस तरह से तस्वीरें नहीं बनाई। अब मेरे लिए लैंडस्केप के मानी बदल चुके हैं। मैं उन ग्लेशियर्स को दोबारा डॉक्यूमेंट करता हूँ। पहाड़ी रास्तों को दोबारा डॉक्यूमेंट करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि इस ग्लोबल वार्मिंग से या इंसानी आबादी के उन इलाकों में बढ़ने से या वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शंस होने से कितने ग्लेशियर्स पीछे गए हैं, कितने हमारे दरियाओं ने रुख बदले हैं या हमारी ज़िंदगियों के ऊपर उसके बराह रास्त असरात क्या आ रहे हैं। तो अब मेरे लिए लैंडस्केप की अहमियत इस तरह से है। एक फ़ोटोग्राफ़र के तौर पे, एक कैलेंड्रिक इमेज के तौर पे मेरे लिए लैंडस्केप की कभी भी अहमियत नहीं रही। और उसकी एक वजह और भी है। जिस वक़्त मैं ये तस्वीरें बना भी रहा था बहुत शौक़ से, मुझे तब भी ये बात महसूस होती थी कि कैमरे की एक लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पे कोई भी फ़ोटोग्राफ़र शायद ये दावा ना कर सके कि ये सूरज या ये आसमान या ये दरिया या पहाड़ जो उसकी तस्वीर में है, ये उस पहाड़ या सूरज या दरिया से खूबसूरत हैं जो उसने अपनी आँखों से देखे थे। तो मैं इस हवाले से भी मुझे लगता था कि कैमरा एक नाकाफ़ी ज़रिया है उस मंज़र को देखने का। एक मेमोरी ज़रूर, वो एक याद के तौर पे ज़रूर हम उसको रख सकते हैं, मगर उसकी इससे ज़्यादा अहमियत नहीं। और वो अक्सर ये कमी आपको महसूस होती है जब आप उस ढलते हुए सूरज को या उगते हुए सूरज को अपनी नंगी आँख से, अपनी नेकेड आई से आप एक्सपीरियंस करते हो और जो ही इवन आजकल तो ये फ़ोन के कैमरास इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आप वो लगाते हो तो वो बिल्कुल ही कुछ और होता है। तो यकीनन। वो आई मीन कि मेरा ख़्याल है कि ये जो एक नेकेड आई की जो कैपेसिटी है वो कैमरा शायद कभी अचीव ना कर सके। हालाँकि कहते हैं काफ़ी करीब आ चुके हैं बट स्टिल वी फ़ील कि मतलब वो शायद उसमें महसूस करने की भी बात होती है। यकीनन होती है। कैमरे का असल में ना आपकी आँख की एक्सटेंशन ज़रूर है। लेकिन अगर आप इसकी टेक्निकलिटी पे गौर करें तो लेंसेज़ कोटेड होते हैं और लेंस कोटिंग का मतलब ये है कि एक ह्यूमन आई जिस तरह से रंग या रोशनी को देखती है, कैमरा उससे फ़र्क देखता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ढलते या उगते सूरज को थोड़ी देर तक आँख जमा कर देखता रहूँ तो मुझे उसके वो रंग भी नज़र आएँगे जो मुख्तसरन या लम्हा भर को देखने वाले शख्स को दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरह अगर आप सनसेट या सनराइज़ के टाइम पे कैमरे को लंबा एक्सपोज़र देंगे, आप फ़िल्म मेकर हैं और आप जानते हैं कि वो उस रोशनी से फ़र्क रोशनी और उस रंग से फ़र्क रंग आपको दिखाता है जो आपकी नेकेड आई देख रही होती है। तो इस तरह की डिसेप्शंस, और फिर ये भी लैंडस्केप में एक मुसीबत ये भी है कि आज के दौर में हमें ये बुरी आदत पड़ चुकी है कि हम उसको एक बहुत छोटी स्क्रीन पे देखने के आदी हो गए। बहुत कम लोग हैं जो प्रिंट फॉर्मेट पे जाते हैं या ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि उनकी तस्वीरों को प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट इज़ एक्चुअली द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव डन विद योर कैमरा। अब
स्क्रीन्स की एक अपनी लिमिटेशन है जिनके ऊपर हम देख रहे हैं। पहले तो मोबाइल फ़ोन की 3, 4, 5, 6 इंच की स्क्रीन, आपने कितना एक्सपेंसिव कैमरा लिया और उससे कितनी मुश्किल से इतने दूर दराज इलाकों में काम करके आए, और फिर ये एक एक 2-2 सेकंड की स्क्रॉलिंग कि उससे ज़्यादा आप इमेज को देखने के लिए रुक ही नहीं रहे। बहुत हुआ आपने उसको थोड़ा सा फैला के 1-2 लम्हे के लिए देखा और फिर अगले इमेज पे चले गए। तीसरी मुसीबत ये कि हर स्क्रीन की रेजोल्यूशन और कलर रेंडरिंग मुख्तलिफ है। जो आपकी स्क्रीन पे मैजेंटा दिखाई दे रहा है, हो सकता है मेरे पास वो रेड हो या वायलेट का कोई शेड हो। तो इस तरह से स्क्रीन की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो ये मसाइल लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी के साथ बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत उसकी दूसरी फॉर्म्स के। और जब हम बात करते हैं कि उस लैंडस्केप फोटोग्राफी की या उस मंज़र की, तो इवेंचुअली मतलब आपने अपना जॉनरा या जो आपकी अपनी उसमें वो था जो आपको इंस्पायर कर रहा था, उसको किस तरह से आपने एक्सप्लोर किया? जब मुझे ये मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ी कि मेरे तस्वीरों में आदमी की अहमियत होनी चाहिए। अब आदमी की अहमियत के लिए आदमी की तस्वीर बनाने के लिए मुझे कहीं तो निकलना था, तो स्ट्रीट मेरा पहला फोकस था। एक गहमा गहमी, एक हमा हमी है वहाँ पे, और इट्स सच अ वाइब्रेंट और थ्रॉबिंग थिएटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अब उसके लिए आपको एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग चाहिए कि इतना कुछ आपके चारों तरफ हो रहा है, उसमें से आपने क्या देखना है और क्या निकालना है। तो मुझे जो शुरू में समझ आई, मेरे एक दोस्त जो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करते थे, मैंने उनसे बात की, सीनियर आदमी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम एक डिजिटल कैमरा पकड़ो और हमारे साथ आ जाओ। वहाँ पे अपनी आँख को ट्रेन करो, क्योंकि उस एक हॉल के अंदर या एक मुख्तसर सी जगह के अंदर कोई 100-150 आदमी को बेक वक़्त आपकी अटेंशन चाहिए होती, और वहाँ पे आपने मोमेंट मिस नहीं करना होता। हर शख्स कुछ ना कुछ कर रहा है और वो एक ख़ास मूड के अंदर बैठा हुआ है, और आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये दोबारा करें। तो आप स्ट्रीट के लिए वहाँ पे ट्रेन हो जाएंगे। तो मैं कुछ हफ्ते उनके साथ गया और आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट। मगर उस फोटोग्राफी के साथ साथ मुझे और भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। वो था ह्यूमन बिहेवियर, कि जब लोग तैयार होके आए होते हैं या उनको तवज्जो चाहिए होती है, या जब आप किसी की तरफ कैमरा करते हैं, तो किस तरह एक सडन चेंज उस शख्स के पोस्चर में, उसके अंदाज में। और फिर मैंने ये भी सीखा कि लोग एक ख़ास तरह से दिखाई देना चाहते हैं। हाँ, फ़ौरन बॉडी लैंग्वेज चेंज हाँ, हो जाती सब है। कुछ बदल जाता और है। जिनको थोड़ी-सी वो एक अवेयरनेस होती है, तो उनको होता है कि यार हमारा लेफ्ट प्रोफ़ाइल नहीं अच्छा, हमारा राइट प्रोफ़ाइल लें। हाँ, ये मैंने बिल्कुल देखा कि लोग खुद इस तरह से बैठते थे कि उनको पता था कि हम किस तरफ से बेहतर लगेंगे। मगर जब मैं वापस सड़क पे आया, तो मुझे सड़क में ज़्यादा प्योरिटी नज़र आई, क्योंकि वहाँ आपको कोई बन के कोई नहीं दिखा रहा। वो वहाँ जो रॉनेस। शख्स जिस हालत में है, रॉ एंड रगेड एंड ऑनेस्ट डिपिक्शन ऑफ लाइफ। और फिर इतना इंटरेस्टिंग कि सबसे ज़्यादा मुझे उसमें मज़ा आया कि मेरी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ी। आप देखें कि 150 लोगों के अंदर से मुझे अपना सब्जेक्ट पिक करने में आसानी होने लग गई। मैं बिल्कुल एक पिन पॉइंट ड्रोन लोकेशन की तरह वहाँ पे मार्क करता था। और फिर मुझे थोड़ा इनविजिबल होने की आदत पड़ी। फिर मुझे ये समझ आई कि मुझे कौन सा लेंस चाहिए। मुझे मीडियम टेलीफोटो लेंस चाहिए था, और मेरे लिए आइडियल फोकल लेंथ थी 70 टू 200 मिलीमीटर। मैं उसी लेंस का हो गया और मुझे समझ आ गई कि ये मेरा प्राइम लेंस है, और मैंने 12-14 साल उसी एक लेंस पे काम किया। मेरे पास कोई दूसरा लेंस भी नहीं मैंने रखा उस दौरान में। और 70-200 इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग रेंज। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं कि हमने खुद को इनविजिबल भी रखना है और जो है हमने अपने सब्जेक्ट की सोल को भी कैप्चर करना है। कैमरा इज़ लाइक अ वेपन, इट्स अ वेपन ऑफ mass destruction. जब आप यू ट्रिप द शटर एंड देयर आर सर्टनली सम कैजुअलिटीज़, आप प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं ना, तो उसमें आपकी प्राइवेसी मरती है, और वो शख्स भी मरता है जिसकी आप तस्वीर ले गए हैं। बस आई मीन यू कैन डू एनीथिंग विद दैट फोटोग्राफ। वो तो बेचारा आप पे ट्रस्ट करके या अनजाने में आपको इमेज दे बैठता है। तो आप
आपका एक अपना टिल्टेड पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, आप उसको किसी भी फॉर्म में मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब उस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से लोग अनईजी भी होते हैं। आप किसी एकदम कहीं भी कैमरा लेके घुस जाएं तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, एंड देन इट्स अ बिग लेंस। अब वो आपको विजिबल भी होता है, और आप बैक ऑफ द हेड आपके चल रहा होता है कि आपके दाएं बाएं एक कैमरे वाला आदमी है। तो अब ये सारी चीज़ें चैलेंजेस थे, और आहिस्ता आहिस्ता आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। मुझे एक तरीका समझ में आ गया हम्बल रहने का, एक स्माइलिंग फेस के साथ हर जगह पे जाने का, अगर कोई अनईजी हो रहा है तो कैमरा झुका लेने का। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सेप्टेबल भी हो गया। फिर बार बार कुछ ख़ास जगहों पे जाने से लोग आपसे आशना भी हो जाते हैं। तो हाउ यू बिल्ड दैट ट्रस्ट विद दो सब्जेक्ट्स, मतलब उस उनके उनके एतमाद को किस तरह जीतते हैं आप? यार, पीपल वर नॉट कंफर्टेबल। जो शुरू के दिनों में लोग तस्वीर का बुरा मनाते थे, क्योंकि कैमरा इतना आम भी नहीं था। अब ये होता था कि मैं अपनी क्लियर इंटेंशन दिखाता था कि आई एम हियर टू फोटोग्राफ यू, और मैंने तस्वीर लेके जानी है। तो फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी जेस्चर्स मुझे वार्निंग दे देते थे कि ये पर्सन कंफर्टेबल है या नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठाता था कि आई एम गोइंग टू टेक दिस पिक्चर, और अगर वहाँ तक भी कोई शख्स कंफर्टेबल है तो मैं उसको शूट करता था। मगर अगर वो बुरा मना रहा है या अनईजी हो रहा है या मुझे लग रहा है कि इसका कोई रिएक्शन हो सकता है तो मैं रुक जाता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये भी समझ आई कि बहुत सी तस्वीर ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे मेरे अंदर एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी, क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं हुआ था, कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं था। और कंसेंट जो हाँ, है, कंसेंट वाला इशू अब मेरे जहन में आ रहा था कि मैं इसकी तस्वीर तो लेके जा रहा हूँ, तो क्या ये एक लिहाज से सही भी है या नहीं है। तो फिर जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, इनके बारे में जाना, तो ये ज़्यादा एतमाद मिला कि स्ट्रीट इज़ अ प्लेस वेयर यू आर जनरली अलाउड टू फोटोग्राफ अ पर्सन। अगर वो आपको स्पेसिफिकली मना ना करे तो आप तस्वीर बना सकते हैं। अच्छा, तो ये कंसेंट ये एक जनरल प्रैक्टिस है आप इस मतलब एक लिहाज से आप एक अपने आप को जिस तरह शायर या फिल्म मेकर एक पोइटिक लाइसेंस देते हैं, तो मैंने अपने आप को वो पोइटिक लाइसेंस दिया। मगर बाद में मैंने कुछ अरसे के बाद इसके बारे में पढ़ा। एक अमेरिकन फोटोग्राफर का आर्नी स्वेंसन केस बड़ा फेमस है, जिसमें उसने अपने नेबर्स की कुछ तस्वीरें बनाई और उनको एक्सिबिट किया, जबकि वो नेबर्स इनडोर्स में थे। तो अमेरिकन कोर्ट ने उस पर यह डिसीजन दिया था कि एनी पर्सन जो अपने घर के बाहर है या दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर कंसिडर होगा। आपको अगर वो स्पेसिफिकली मना नहीं करता तो आप इमेज बना सकते हैं, मगर अगर वो अपनी बाउंड्री के अंदर बैठा हुआ है तो आप विदाउट परमिशन किसी का इमेज नहीं बना सकते। बाद में और रिफाइन होते गए लॉज। तो अभी ये मसाइल अभी भी चल रहे हैं, और जाहिर है ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। आप इतनी आसानी से अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकते। लेकिन जाहिर है जब हम वी आर कैरिंग अ वेपन ऑफ इन्वेजन, तो फिर हम अब सोल्जर भी तो किसी ना किसी तरह मारते ही है ना। जंग की भी तो जस्टिफिकेशन है। तो आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड, लेकिन वैसे जाहिर है जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, चले हाँ, हम एक पोइटिक लाइसेंस है, एक फिल्म लॉजिक जिस तरह होती है। तो उसमें जंग में वार लाइसेंस है। अब क्या कहें इसके बारे में। अच्छा, तो लेकिन फिर आप अपने सब्जेक्ट्स को फॉलो अप करते थे कि वो कोई प्रोग्रेशन उनकी लाइफ में आ रहा है, या इट्स लाइक कि एक दफ़ा इंटरेक्शन होता था, क्या होता था? मैं ना सिर्फ उस ट्रस्ट वाले एंगल को और एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। ज़्यादातर तो एक दो दफ़ा ही होता था। ख़ास तौर पे जब व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, तो इतना आसान नहीं था कि मैं बार बार उनके पास जाऊं। मगर जिनसे दोस्तियां हो जाती थीं या जिनसे मैं कुछ गुफ्तगू भी करता था, मैं उनसे उनके बारे में पूछता भी था या जानता भी था, तो अक्सर को मैं ख़त के ज़रिए उनकी तस्वीरें भेज देता था। वो डाक का ज़माना था और स्नेल मेल थी, और आपको ख़त लिखने में मज़ा आता था और फिर उसका जवाब पाने में और भी ज़्यादा लुत्फ़ आता था। लोग मुंतज़िर होते थे कि उनकी तस्वीर उनको मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल हुंज़ा में, करीमाबाद में, गनिश में,
नगर वैली में मैंने शुरू में 96, 97, 98 में कुछ इमेजेस बनाए जो मेरे अर्लीस्ट पोर्ट्रेट्स थे, और जब मैंने उन लोगों को भेजे तो वो बेइंतहा खुश हुए, उनके मुझे ख़त मिले और उन्होंने मुझे दोबारा अपने घरों में आने की दावत दी। तो एक बहरहाल तस्वीर एक कनेक्शन तो थी और एक राब्ते का ज़रिया थी, और लोग इस बात पे भी खुश होते थे कि इस शख्स ने हमारा मान रखा और इसने तरद्दुद किया और हमारी तस्वीर हमें वापस पहुंचाई। सिर्फ झूठे वादे नहीं थे। जो जनरली हम करते हैं कि नहीं नहीं हम बेच देंगे, दे देंगे। हाँ, मेरा ख्याल अब वैसे काफ़ी देर से मैं इस तरह से इसको बड़ी संजीदगी से लेता हूँ और ये झूठे वादे पे तस्वीर नहीं बनाता। सो बेसिकली अगर अब आपकी फ़ोटोग्राफ़ी देखें और स्पेसिफ़िकली पोर्ट्रेट्स देखें और उसमें जो वुमेन पोर्ट्रेट्स हैं, तो ये औरत किस तरह से आपका सब्जेक्ट बनी? यार, जिस ज़माने में मैं औरत के बारे में कॉन्शियस होना शुरू हुआ, ग़ालिबन चौथी या पाँचवीं जमात में, मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ता था, और तब तक सीक्रेट हार्ट, जी इंटरेस्टिंग नाम है स्कूल का भी। मुताला पाकिस्तान दरियाफ्त नहीं हुआ था। तो सोशल स्टडीज़ की किताब होती थी जिसमें तारीख़ के बड़े नाम, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सिकंदर, पोरस और गौतम बुद्ध, और उसमें ये संबारा, इंडस वैली की वो कांसी का मुजस्मा, जो औरत का एक कांसी का मुजस्मा जिसमें एक ब्रहना औरत, नेकेड वोमन, यंग वोमन, एक बड़े प्राइड के साथ कहीं दूर इन्फिनिटी में देख रही है। तो उसमें दो चीज़ें हुई, एक तो लड़कपन में एक नेकेड वोमन को देखना, और दूसरा उसको देखकर एक तकद्दुस और एक प्योरिटी और एक सेक्रेडनेस का एहसास होना। और फिर जब ये पढ़ना कि ये हमारी इस खित्ते की औरत है और हम इसकी नस्लों में से हैं, तो एक बड़ा अजीब सा मेरा एक रिश्ता एक औरत और उसके वजूद के साथ बना, और मुझे औरतें मुख्तलिफ़ अंदाज में मुझे और तरह से दिखाई देनी शुरू हुई, जो शायद मेरी उम्र के दूसरे लोग उस तरह से नहीं देख रहे थे। फिर मुझे औरत की तस्वीर अच्छी लगने लगी। बहुत से बेशुमार तस्वीर घर में तस्वीरी कुतब आती थी, तो उसमें मैं ख़ास तौर पे औरतों की तस्वीर को, पेंटिंग्स को और इस तरह से बहुत गौर से देखता था, और मेरा उसके साथ एक रब्त बढ़ता जा रहा था। बाद में, बहुत बाद में भी जब मैंने फ़ोटोग्राफ़ी को कॉन्शियसली पढ़ना शुरू किया, तो मैं फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र्स की किताबें ज़्यादा पढ़ता था। पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी में भी मुझे फ़ैशन वाले लोग ज़्यादा पसंद थे, जिसमें हेलमट न्यूटन, उस ज़माने में इरविंग पेन और एडवर्ड वेस्टन, और इस तरह के और बहुत सारे लोग जो जिनका मौजू औरत थी, और वो बहुत ज़बरदस्त तस्वीर बना रहे थे। तो मुझे उसकी उरयानी में भी हमेशा एक तकदीस का एहसास होता था कि ये एक मुक़द्दस, एक ख़ूबसूरत चीज़ है, और ये देखने के लायक है, और इस एक ताल्लुक़ के लायक चीज़ है। फिर आपके रिलेशन्स बनते हैं, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हवालों में औरतों के साथ जुड़ते हैं। तो मुझे लगा कि औरत मुझसे हर लिहाज से बेहतर है, इमोशनली ज़्यादा स्टेबल है, और उसके अंदर एक ख़ास तरह की विज़डम है, और उसकी कुर्बत के बग़ैर आपको ज़िंदगी के बहुत से मामलात की समझ नहीं आती। फिर ये कि वो एक ख़ास तरीके से आपको ज़िंदगी और ज़िंदगी से वाबस्ता चीज़ों और मुख्तलिफ़ पहलुओं से आशना करती है, जो आपको किताब या आपकी अपनी जिन्स के लोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी मैं उसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हुआ, और मैं ज़्यादा, आई फेल्ट मोर ड्रॉन टू विमेन एज़ कंपेयर टू मैन। फिर मुझे नेचर भी एक फेमिनिन रूप में दिखाई देने लगी, और मेरी मज़ीद दिलचस्पी बढ़ती गई। और लेकिन अभी ये वो ज़माना था जब आप औरत को पाकिस्तान या हमारे मुआशरे में रहते हुए इतनी आसानी से उसकी तस्वीर कशी नहीं कर सकते थे।
एक्सेसिबिलिटी नहीं थी भी तो एक झिझक भी थी। झिझक भी थी, और हाँ, फिर कल्चरली जो हाँ, है। फिर ये कि अगर सड़क के ऊपर औरत आमादा भी है तो पब्लिक आमादा नहीं है। आप किसी की तरफ कैमरा करें तो तकरीबन आपकी मौत थी। अवाम तैयार थी। जी बिल्कुल। तो अपना ऐसा हुआ अपना कोई फ़र्ज़ हादसा? फ़र्ज़ अदा करने के लिए तैयार थी। तो बादशाही मस्जिद का मुझे याद है एक वाक़या कि प्रोबेबली इट वाज़ 98 और 99, 1999। स्कूल कॉलेजेस के बहुत से ट्रिप्स वहाँ पे आते थे, तो बादशाही मस्जिद के एक हौज़ जो उसके मेन कोर्टयार्ड के अंदर है, संगमरमर का, मैं उसके कोने पे बैठा होता था और आई वुड ऑब्ज़र्व पीपल और उसमें से मैं अपने सब्जेक्ट्स पिक करता था। तो सामने के दरवाजे से कुछ लड़कियां मस्जिद के अंदर आईं और वो इतनी खुश और इस तरह से वो भागती दौड़ती हुई आई, कॉलेज की स्टूडेंट्स। मैंने धड़ाधड़ उनकी 3-4 तस्वीरें बनाई और उसके बाद कैमरा नीचे कर लिया। तो उनमें से कुछ लड़कियों को ये अंदाज़ा हो गया कि इस शख्स ने हमारी तस्वीरें बनाई हैं और वो मेरी तरफ चलना शुरू हो गई सारी। अब मैं एक डिफेंस मैकेनिज़्म अपने ज़हन में बना रहा हूँ कि ये आके पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगा, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो मेरा सेफ एक्सिट क्या होगा। तो अब वो आई और उन्होंने मुझे पूछा कि आपने हमारी तस्वीरें बनाई हैं? मैंने कहा जी मैंने बनाई हैं। तो उनमें से एक दो ने कहा कि आपने किन किन की तस्वीरें बनाई हैं? तो मैंने कहा कि मैंने इन दो की तस्वीरें बनाई हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी तस्वीरें क्यों नहीं बनाई हैं? आप प्रेस फ़ोटोग्राफ़र हैं? मैंने कहा नहीं, मैं प्रेस फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ। तो आप इन तस्वीरों का क्या करेंगे? मैंने कहा मैं इनको देखूँगा, एक एक्सिबिट करूँगा या कुछ करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी भी तस्वीरें बनाएँ और अगर हो सके तो हमें भेज दें। तो भेजने वाली नौबत तो नहीं आई, लेकिन मुझे एक एतमाद और यकीन मिला इस चीज़ से कि अगर इस काम को सलीके से किया जाए और इसमें एक तहज़ीब और शाइस्तगी हो तो तकरीबन इतना नामुमकिन नहीं है, या जितना मैं इस बारे में खौफज़दा रहता था, ये उतना मुश्किल काम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा और यकीन बढ़ा और फिर मैंने मस्जिद के अंदर आती जाती ख़वातीन की तस्वीरें बनानी शुरू की। लेकिन ये कम्युनिटीज पे भी डिपेंड करता है ना, कुछ मतलब कम्युनिटीज वो माहौल कंजर्वेटिव ऐसा है। था जिसमें आम तौर पे फ़ोटोग्राफ़र्स फिरते रहते थे, गोरे बेशुमार थे, वो तस्वीर बनाते थे। तो अगर शायद मैं उससे बाहर किसी जगह ये काम करता तो इसके नतीजे और हो सकते थे। फिर सड़क के ऊपर मुख्तलिफ़ बाज़ारों के अंदर औरतों की तस्वीर बनानी शुरू की और आम तौर पे वही तरीका कि अपनी नीयत का इज़हार करना और ये देखना कि वो बुरा तो नहीं मना रही। वैसे आम तौर पे ख़वातीन ने बुरा नहीं मनाया। लकी यू। लकी भी, और मुझे बाद में एक एहसास भी हुआ कि औरत के अंदर एक खुदनुमाई और ज़ेबाई की हिस्स होती है। शी wants to be seen in a certain way and she takes a certain kind of pride कि एक स्ट्रेंजर इतने बड़ी खलकत में से अगर उसके ऊपर फोकस हुआ है तो उसमें कोई अलग बात है। ये मुझे बाद में एहसास हुआ और मैंने इस चीज़ को लफ्ज़ तो बुरा है लेकिन एक्सप्लॉइट भी किया, जो आर्टिस्ट करते हैं ज़ाहिर है। और इसका मुझे फ़ायदा भी हुआ, मुझे बेशुमार तस्वीर भी मिली। फिर ये भी हुआ कि जैसे इकबाल ने कहीं लिखा है कि हर मस्तूर को बख्शा गया है ज़ौक़ उरियानी। जो चीज़ पोशीदा या कम नज़र आती है वो अपने आप को उरियां करना चाहती है, अपनी विजिबिलिटी को दिखाना चाहती है। दिखाना चाहती है, बिल्कुल। औरत के अंदर ये ख़ास हिस्स है, शी वांट्स टू बी सीन। और मगर इसमें इसके बड़े दिलचस्प पहलू भी हैं। ख़ास तौर पे श्राइन्स के अंदर जब मैं बहुत ऐसी जगहों पे मैंने बहुत फ़ोटोग्राफ़ी की है, वहाँ पे औरतें बिल्कुल भी तस्वीर का बुरा नहीं मनाती थी और वो बाकायदा आपको मौका देती थी कि आप उनको तस्वीर कर सकें दे वर वेरी ओपन किसी भी वजह से, या शायद उनके अंदर इत्मीद ज़्यादा था, या वो एक स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर होता है कि क्या ले जाएगा हम में से, और इस तरह से भी बहुत सी चीज़ें थीं। और इसका मुझे अंदाज़ा भी हुआ, एक सीनियर फ़ोटोग्राफ़र लियाकत अली के साथ मैं शायद हुसैन के उर्स पे कुछ तस्वीर बना रहा था, तो एक बहुत बनी ठनी खातून, मैंने एक दो कैजुअली उनकी तस्वीरें बनाई। लियाकत साहब
चूँकि मुझसे ज़्यादा उम्र के थे और वो अपनी उम्र का फ़ायदा उठाते हुए उसके काफ़ी करीब चले गए, तो वो खातून सुकून से बैठी रहीं, उन्होंने हमें मना नहीं किया। मैं भी करीब चला गया और मैंने भी उनकी बेशुमार तस्वीर बनाई। तो जब हम तस्वीर बना चुके तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप ये क्यों बना रहे हैं? तो हमने बताया कि हम इस तरह इन मकासद के लिए ये काम करते हैं। तो सबसे हैरत की बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये तस्वीरें बनाई, मगर आप इनको कहीं डिस्प्ले ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर वाले पहले ही मुझे यहाँ आने से मना कर रहे थे कि तुम बन-ठन के इसलिए जा रही हो कि प्रेस और मीडिया के फ़ोटोग्राफ़र्स तुम्हारी तस्वीरें बनाएं। तो अगर ये तस्वीरें कहीं निकलीं या इस तरह से छपीं या उन तक कभी पहुँचीं, तो मेरा घर में एतमाद और यकीन मुतासिर होगा। अब ये एक ऐसी अनयूजुअल बात थी, एक आम देहाती औरत की तरफ से एक फ़ोटोग्राफ़र को ये कहना कि आप मेरे इमेजेस बना लें, आप अपने पास रख लें, पब्लिश ना मगर करें। इनको पब्लिश ना करें। तो इस तरह से भी बड़ी हैरत अंगेज़ बातें थी। इसका एक और पहलू ये है कि शायद हमारी औरतें इस वजह से भी बहुत सी झिझक का शिकार हैं कि उनके घर के मर्दों को ये बात पसंद नहीं आएगी। अब ये एक नई तरह की कॉन्फ्लिक्ट है और इसका मुझे एक और भी अंदाज़ा हुआ जब ये सेल फ़ोन कैमरा आम हुआ, मोबाइल फ़ोन फ्रंट कैमरा ख़ास तौर पे। कोविड की जब ये फर्स्ट वेव आई, तो मैंने इस दौरान में एक फ़ोटोग्राफ्स की सीरीज़ की, शटर बेब्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी। इसमें पाकिस्तान के ख़ास तौर पे पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ास तौर पे देहातों में नौजवान लड़कियां या नौउम्र लड़कियां या कुछ ज़्यादा उम्र की ख़वातीन भी पहली दफ़ा मैंने देखा कि वो सड़क के ऊपर अपनी तस्वीर ख़ुद बना रही, और ज़ाहिर है वो ख़वातीन उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रही हैं और वो एक दूसरे को दिखा भी रही हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा दिलचस्प था कि हमारे देहात की या सबर्बन एरियाज़ की वो औरतें जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हैं या कभी पहले नहीं रहीं, सेल फ़ोन कैमरा आने के बाद किसी मर्द की मर्ज़ी के बग़ैर ख़ुद को फ़ोटोग्राफ भी कर रही हैं और उसको शेयर भी कर रही हैं। तो मैंने इसको इस तरह से देखना शुरू किया कि मोबाइल फ़ोन फ्रंट कैमरा शायद विमेन एम्पावरमेंट या लिबरेशन का एक बड़ा अहम ज़रिया, ख़ास तौर पे हम जैसे मुआशरों के अंदर जहाँ पे समाजी या मज़हबी दबाव या घरेलू दबाव या घुटन है। एक मर्द के हवाले से भी उनके ऊपर कदगन कि आप किस तरह अपने आप को देख सकती हैं या दिखा सकती हैं बिला इजाज़त। तो वो सीरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी और उसके ऊपर बड़ी मुझे पज़ीराई भी मिली और उस पे बड़े सवाल भी हुए। लेकिन बहरहाल उसका एक इम्पैक्ट था और ये बड़ा दिलचस्प था एक मुआशरे को इस तरह से बदलते हुए देखना। तो आपकी अपनी पसंदीदा तस्वीर कौन-सी है? पसंदीदा तो शायद मेरे लिए ख़ुद भी कुछ इसके बारे में सोचना मुश्किल हो, लेकिन मुझे बहरहाल औरत को किसी भी हवाले से फ़ोटोग्राफ करना पसंद है। और मेरी तहरीरों का मौज़ू भी ज़्यादा औरत ही है या उसके हवाले से मसाइल हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई मर्दम बेज़ार आदमी हूँ या मर्द मुझे पसंद नहीं है या लेकिन मुझे इसमें कुछ अहम बात ये लगती है कि एक तो अभी तक लेस एक्सप्लोर्ड है ये पार्ट हमारे मुआशरे का। फिर ये कि ये बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा है सोसाइटी का और हम इसको एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अलावा देखना पसंद नहीं करते। मैंने एक और सीरीज़ जो सोशल मीडिया के हवाले से की वो थी बियॉन्ड नार्सिसिज्म, नरगसियत से आगे। आम तौर पे ये समझा जाता है कि औरत या मर्द अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पे इसलिए पोस्ट करते हैं कि वो ईगोइस्ट्स हैं या वो नार्सिसिस्ट हैं या वो देखा जाना और दिखाया जाना पसंद करते हैं। मगर ये सीरीज़ बड़ी दिलचस्प थी। इसमें मैंने बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से थीं और अपनी सेल्फ़ीज़ को बहुत बाकायदगी से पोस्ट करती थीं, मगर वो सेल्फ़ीज़ अनयूजुअल थी। तो मैंने उनके इंटरव्यूज़ करने शुरू किए
और उसमें बड़े दिलचस्प पहलू निकले। मसलन उसमें एक खातून अपनी ज़ात की तलाश में थीं और वो अपना घर बार छोड़ के किसी और शहर में रह रही थीं, और उनकी सेल्फ़ीज़ भी इसी तरह की होती थी कि वो एक ख़ास मूड के अंदर या बहुत संजीदा या कहीं खोई हुई या इस तरह से अपने आप को वो अपनी सेल्फ़ीज़ में दिखाती थी। एक नौउम्र लड़की थी जो शीशे के मिरर के अंदर अपने इमेजेस लेती थी, मगर अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। उसका फ़ोन हमेशा उसके चेहरे के सामने होता था, और उसका कहना था कि आई डोंट लाइक व्हाट आई सी इन द मिरर। मुझे बचपन से ही ख़ास तरह से टॉन्ट किया गया, और अब मैं अपना आप सिर्फ़ इस तरह दिखाती हूँ कि मेरा वजूद है और मैं मौजूद हूँ इस कायनात में और इस धरती पे, मगर वो दूसरी जो झिझक और सप्रेशन मेरे अंदर है वो मुझे मजबूर करता है कि मैं अपना चेहरा ना दिखाऊं। एक और नौजवान खातून, उनके सिर्फ हाथों की तस्वीर होती थी, उसमें कभी फूल पकड़ा हुआ है, कभी किताब पकड़ी हुई है, कभी चाय का कप है, यही 3 चीज़ें। तो फूल, मैं किताब और चाय का चाय, कप। और उनके हाथ बड़े सजे हुए होते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस ख़ास तरह से तस्वीरों का क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में एक शख्स था जो अब नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, तो मगर खाली हाथों की तस्वीरें उस नहीं होती थी? शख्स के साथ मैं जितनी मर्तबा भी मिली, वो मेरे लिए किताब लाता था और हम चाय पीते थे और वो मुझे फूल देता था। तो मेरा एक लव अफेयर है इन चीज़ों के साथ, या मेरे लिए ये अहम है, या मैं इस याद को अपनी ज़िंदगी में लेके चलना चाहती हूँ। अब ये पहलू हम कितनी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं, और हम सिर्फ उसको एक नार्सिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी नहीं, तस्वीर जनरली को तो ये देखते होता है हैं। कि सिर्फ हाथों की तस्वीरें हैं तो वी फील लाइक कि हाँ, वो दे डोंट वांट टू शो देयर ये भी है, लेकिन फेस और या आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं बट करना दिस चाह रहे। वुमन हैड अ रीज़न फॉर दिस ना, एक वो ख़ास मकसद से उस काम को कर रही थी। हम्म। या फिर एक नौजवान पेंटर थी, जिनकी तस्वीरों में वो मेकअप के ज़रिए अपने नाक से खून बहता हुआ दिखाती थी। तो अब ये भी मेरे लिए बड़ा अनयूजुअल था कि ये इसी तरह की तस्वीर क्यों लगाती हैं। हाँ। तो शी सेड के बचपन में वो थोड़ा सा भी जब टेंस होती थी तो उनके नाक से खून बहने लगता था, और उन्होंने अपना सारा बचपन और अपनी नौउम्री इसी तरह देखी है। तो वो एक अनकॉन्शियसली वो अपने आप को उस तरह देखती हैं और दिखाना चाहती हैं। अब ऐसी और भी बहुत सारी वजूहात। एक खातून गैर मामूली खुश थीं और अपनी हर तस्वीर में इंतहाई खुश दिखाई देती थीं। एक इंतहाई थकी हुई दिखाई देती थी, और मैंने उनसे पूछा कि आप थकन ज़दा तस्वीरें क्यों लगाती हैं? तो उन्होंने कहा कि आई एम अ फुल टाइम वर्किंग वुमन, और मुझे अपनी सवाए थकन के और चेहरा देखने को ही नहीं मिलता। मुझे सारा दिन घर के काम, फिर बाहर के काम, फिर और मसरूफ़ियत, फिर और मसरूफ़ियत। तो औरत की ज़िंदगी का ये पहलू कितने लोग देखते हैं। अब ये इंतहाई दिलचस्प बातें थी, और ये सारी इमेजेस के ज़रिए हो रही थी, और यहीं से मुझे एक और रियलाइजेशन भी हुई जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और मुझे मुझे थोड़ा सा सेटबैक भी लगा एक अपने एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के तौर पे, कि जिस तरह औरत खुद को अपनी तन्हाई में देखती थी, मैं किसी तस्वीर में उसको वैसे नहीं देख पा रहा था। तो मुझे इस पे मेरा बड़ा कंसर्न बना कि यार, आखिर कितने बैरियर्स, कितनी एफर्ट और करनी पड़ेगी कि उस सतह तक जाने के लिए जहां आप इस इसका वो कैरेक्टर, या इसके कैरेक्टर का वो, इसके पर्सोना का वो ख़ास हिस्सा पकड़ सकें जो इसको बाकियों से मुमताज़ करता है। तो फिर इस तरह के चैलेंजेस भी मेरे सामने थे। फिर पकड़ा। क्या कह सकते हैं, मुश्किल है इसका जवाब। आई थिंक इट्स वेरी, क्योंकि हमेशा हमने देखा कि हमारी पर्सनैलिटीज़ जो एक खुद के साथ होती है वो मुख्तलिफ है, और जब हम पब्लिक में आते हैं तो कुछ और ही होते हैं। और मतलब यहाँ पे तो चूँकि कल्चरल, सोशल, रिलीजियस बैरियर इतने ज़्यादा हैं कि आई थिंक वी ऑल आर लिविंग डुअल लाइफ, कि हम एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डायलेमा के अंदर हम जो है वो लिव कर रहे होते हैं। यकीनन ऐसा है, क्योंकि अगर हम फोटोग्राफी के हवाले से भी बात करें या विजुअल इमेज के हवाले से भी बात करें,
तो जिस तरह ज़रूरी नहीं है कि आप इमेज को फ़ोटोशॉप या इमेज एडिटिंग टूल्स में ही मैनिपुलेट करें, हम उसको कैमरा के सामने भी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं कि आप इस तरह से बैठ जाएं, आप इस तरह से नज़र आएं, आप ये चीज़ पहन लें। अपना पोस्चर ये करें, अपना हाथ बिल्कुल इधर रख लें। इसी तरह मुआशरा अपने और कल्चर और समाज और आपके वालिदैन और आप कहाँ पैदा होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको किसी न किसी तरह से कंडीशन कर चुकी होती हैं। आपकी एक विजुअल और एक पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट हो चुकी होती है, जिसको अगर कोई कॉन्शियस हो जाए तो अपनी एफर्ट से शायद कुछ बदल ले या अपने अंदर इतना हौसला पैदा कर ले कि वो उसको पहचान ले और उसके अंदर कोई तब्दीली लाने की कोशिश करे। मगर जनरली तो हम चारों तरफ कंस्ट्रक्ट्स ही देखते हैं ना। कितने लोग हैं जो इस तरह से सोच के अपने आप को बाद में बदल सकते हैं या किसी और तरह से नज़र आने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब हम तस्वीरों की बात करते हैं और फिर उसके साथ उन अल्फाज की बात करते हैं और जिस खूबसूरती से आप उनको वो लफ्ज़ देते हैं, तो लिखने की तरफ किस तरह से जो है वो रुझान बना, या हमेशा से लिखते आए हैं? लिखना तो मैंने बाद में शुरू किया, काफ़ी बाद में। अच्छा। पढ़ना बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू कर दिया था। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब आप 2 जंगों के दरमियान में पैदा होते हैं तो आपका बचपन और लड़कपन और जवानी और तरह से होती है। तो वो बड़ी तहरीकों का दौर था, 65 से 71 के दरमियान का दौर। और फिर अभी मैं जब स्कूल में सीनियर स्कूल तक पहुंचा तो ज़िया साहब वाला फिनोमेना आ गया और वो इतना ज़्यादा शिद्दत उसकी थी और मुआशरे के ऊपर एकदम से ऐसा धचका उसका लगा कि शुरू में तो लोग बिल्कुल सहम गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसके असरात ज़्यादा गहरे हुए तो मेरी उम्र के या मेरे जैसे घरों में पैदा होने वाले लड़कों का बचपन उस तरह से बचपन नहीं रहा। अब चूँकि मेरे वालिदैन और उनके दोस्त अहबाब वो सारे मुख्तलिफ़ तहरीकों से वाबस्ता थे जो डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट काम कर रही थी और वो उस ज़माने के अदबी लोग भी थे। तो मेरी वालदा भी एक तालीम याफ्ता ख़ातून थीं, एसोसिएट प्रोफेसर थीं और ज़ाहिर है कि ये लोग इन चीज़ों से बच नहीं सकते थे और इनके असरात से। तो पुलिस रेड्स होते थे ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर ख़ास तौर पे कि ये क्या बैठते हैं, कहाँ सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। दूसरा ये कि इनकी आपस की कम्युनिकेशन को बहुत चेक किया जाता था और ज़ाहिर है सर्विलेंस होती थी। तो मैं एक सीनियर स्कूल स्टूडेंट के तौर पे अब ये होता था कि मेरी क्रिकेट बॉल के अंदर कुछ मैसेजेस सी दिए जाते थे तो मैं बैठ के ऊपर उसको हिलाता हिलाता उन ख़ास घरों तक ले जाता था और वहाँ गेंद फेंक देता था और उसके बाद वापस उसी तरीके से मैसेज बाहर आ जाता था। तो जब आप इस किस्म का बचपन गुजार रहे होते हैं तो आपकी एक ख़ास पर्सनैलिटी चिज़ल हो रही होती है, आपकी शख्सियत एक और तरह से बन रही होती है और आप पॉलिटिकली कॉन्शियस होते हैं। तो अब जब आप पॉलिटिकली कॉन्शियस होते हैं तो आप उस तरह नहीं सोच रहे होते जिस तरह से बाकी समाज सोच रहा होता है। फिर आप थोड़ा सा कट जाते हैं लोगों से या आप कई तरीक़ों से लोगों के लिए इररेलेवेंट हो जाते हैं कि यार ये एक और ही तरह का आदमी है। फिर आप किताब में सहारा ढूंढते हैं और इस तरह की और चीज़ों की तरफ आप पलटते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था और ख़ास तौर पे चूँकि घर में बचपन से ही रूसी अदब बहुत ज़्यादा आता था, दोस्तोयेव्स्की, त्रेगनीव, टॉल्स्टॉय। अब ये सारे अपने ज़माने के रेवोल्यूशनरी राइटर्स थे। मार्क्स पढ़ता था, फिर ये ग्रीक लिटरेचर बहुत ज़्यादा था। उसके बाद फिर उर्दू अदब वैसे ही घर में बहुत था, फ़ारसी घर में आम बोली जाती थी या पढ़ी जाती थी, अंग्रेज़ी अदब बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था। तो मुताले में वुस्अत थी, पुख्तगी नहीं थी अभी मगर वुस्अत थी। अब जब आप इतना कुछ पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपका कुछ कहने को दिल भी करता है। तो वो टुकड़ियों की शक्ल में कभी डायरी लिख देनी, कभी एक आइडियलिज़म और एक अनदेखी खातून से मोहब्बत का इजहार भी कर लेना
और इस तरह से मतलब किसी न किसी शक्ल में कुछ ना कुछ लिखते रहना, जो बहुत हद तक तो बेमानी था, लेकिन शायद इस कॉन्टेक्स्ट में उसकी अहमियत थी कि उसने आगे चल के कोई शक्ल इख्तियार करनी थी। तो लफ्ज़ और तहरीर से ये रिश्ता तो हमेशा से था। तो फिर उस रिश्ते को जो है वो काफ़ी फॉर्मल हो गया, और जो किताबें आपने जो है उसके बाद लिखी, तो मतलब वो किस तरह, मतलब उसके लिए भी बड़ा हौसला चाहिए होता है पब्लिकेशन की तरफ आना। अ, जब मैंने ख़ुद फ़ोटोग्राफ़ी की किताबें पढ़नी शुरू की तो मेरे इर्द गिर्द बेशुमार फ़ोटोग्राफ़र्स इसको कोई बहुत अहम बात नहीं समझते थे, और वो मुझे अक्सर ये समझाने की कोशिश करते थे कि ये पढ़ने की चीज़ नहीं है। मगर मुझे उससे जो ख़याल और जो उस मीडियम को समझने में जो मदद मिल रही थी और ख़याल में जो वुसअत आ रही थी, मैं उस पे खुश था और मुतमईन था, और मैं उसको और ज़्यादा पढ़ना चाहता था। और फिर मैंने किताबें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आनी भी शुरू हो गई और ख़रीदनी भी शुरू की। फिर बाहर से कोई आ रहा होता था तो उससे फ़ोटोग्राफ़ी की किताब की ही फरमाइश करते थे। तो अब उस काम में ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा ये बात को महसूस कर रहा था कि हमारे आम फ़ोटोग्राफ़र्स बाकी दुनिया से बहुत पीछे रह रहे हैं। इनके मौज़ूआत में तनव्वुर नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, और ये इमेज को एक फार्मूला कंस्ट्रक्ट से बाहर नहीं देख पा रहे। इनकी क्रिएटिविटी एक ख़ास सतह तक महदूद है। जो हमें एडवांटेज था पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, इस खित्ते की कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से था। वो ऐसी एक्टिविटीज़ को फ़ोटोग्राफ कर रहे थे जो बाकी दुनिया के लिए मैजिकल थी, मगर वो इस चीज़ पे वो दुनिया में रिकग्नाइज ज़रूर हो रहे थे, मगर वो लाइल्म फ़ोटोग्राफर्स थे, उनकी अक्सरियत कि वो अवेयरनेस थी। अवेयरनेस नहीं थी, हाँ। और वो उस मीडियम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो आपकी जो पहली किताब है तस्वीर का दूसरा रुख, जी। तो वो जो है वो क्रिटिसिज्म था बेसिकली पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स के मुझे ऊपर। ये महसूस हुआ कि उर्दू में हमारे पास फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर कोई ख़ास मवाद नहीं है। अदबी सतह पे कुछ चीज़ें थीं, कुछ अफ़साने मैंने पढ़े, और वो पाकिस्तान के बहुत अहम राइटर्स के लिखे हुए कुछ अफ़साने थे। असद मोहम्मद ख़ान के थे, कुर्रतुल ऐन हैदर के थे, और भी बहुत से लोगों के, मंटो के 1-2 अफ़साने थे। बड़ी अहम चीज़ें थी उसमें फ़ोटोग्राफ़ी और कैमरा के हवाले से। मगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हमको बड़ी रहनुमाई ले सकें। तो मुझे लगा कि बराह रास्त इस मौजू पे लिखने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। फिर जिन लोगों में मैं उठता बैठता था उसमें महमूद गिलानी, पाकिस्तान के मारूफ अदबी शख्सियत और अफसाना निगार, और सलीमुर रहमान साहब, द जायंट ऑफ दिस टाइम, कमाल शख्स हैं, उनकी सोबत नसीब हुई। आसफ़ फ़रख़ी, अजमल कमाल, ये ऐसे अजीबो गरीब लोग थे, और इन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया कि आप फ़ोटोग्राफ़र भी हैं और आपका अदब से भी ताल्लुक़ है, तो आपको इस मौजू पे कोशिश करनी चाहिए। तो इब्तदाई किताब एक तो पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर जो मुझे कमी नज़र आई फ़ोटोग्राफ़र्स के अंदर, इल्मी सतह पर, उसके बारे में मैंने कुछ निशानदेही उसमें की। मगर जैसे आपने पहले कहा, उसके असरात वही हुए जो ऐसी किताबों के होने चाहिए। मतलब उस पे जो सबसे पहला तबसरा आया वो ये आया कि इंतहाई बाज़ारी ज़ुबान में एक तस्हीक आमेज़ किताब लिखी गई है। तो इस बात से मुझे यकीन हो गया कि किताब सही है। मुख्तसर सी किताब थी, और उसमें कुछ मज़ामीन थे तस्वीर के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से। तस्वीर का दूसरा रुख ये था कि वो एस्पेक्ट्स ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी जो हम जनरली नहीं देख रहे और जिनके देखे जाने की ज़रूरत है, और दुनिया किन मौज़ूआत पे काम कर रही है और इसको किस तरह से किया जाना चाहिए। और ये ज़रूरत मुझे इसलिए भी बहुत महसूस हुई कि पाकिस्तान के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी को अहमियत मिलने लगी थी। शुरू में मुझे लगता था कि, और ऐसा था भी,
कि फोटोग्राफी वाज जनरली कंसिडर्ड बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ आर्ट, कि इसका वजूद है लेकिन इसको ओन कोई नहीं करना चाहता। तो वो ओनरशिप क्यों नहीं थी? मुझे लगता है कि इसको इन्फीरियर आर्ट समझते थे और इसकी बुनियादी वजह शायद इसकी टेक्निकलिटीज़ भी थी कि वो ये समझ रहे थे कि एक टूल के ज़रिए, एक मैकेनिकल टूल के ज़रिए ये बना लाते हैं इमेज। तो सुपीरियर आर्ट क्या है? हायर आर्ट्स जिनको वो मानते थे, वो पेंटिंग थी, वो स्कल्पचर था, म्यूज़िक था, मतलब वो तो चलो एक फ़र्क चीज़ है। मैं विजुअल आर्ट्स में अगर बात करूं तो पेंटिंग और स्कल्पचर को वो हायर आर्ट्स मानते थे कि ये एक ही होता है, इसकी रेप्लिका नहीं हो सकता, और फोटोग्राफ के आप जितने मर्जी प्रिंट्स ले आए और वगैरह वगैरह वगैरह। तो किसी हद तक ये आर्गूमेंट्स ठीक भी थी उस ज़माने के हिसाब से, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा था कि पेंटर्स वर मोर ड्रॉन टू फोटोग्राफ्स। वो तस्वीर से पेंट करना शुरू हो गए थे इंस्पिरेशन ले रहे थे और वो लाइव पेंटिंग की बजाय बहुत सी चीज़ों की तस्वीर बना के ले आते थे और सुकून से बैठ के उसको पेंट करने लग जाते थे। और तस्वीर का अमल दखल उनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ही तस्वीर के ऊपर आ गए। बल्कि मैं बहुत सी गैलरीज़ में और बहुत से शोज़ के ऊपर जाता था तो मुझे लगता था कि जैसे ये पेंटिंग्स नहीं है, बहुत सी पेंटेड फोटोग्राफ्स हैं। तो ये तासुर बहुत आम हो रहा था गैलरीज़ के अंदर। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये असर रसूख फ़ोटोग्राफ का इतना बड़ा कि पेंटिंग स्टूडियोज से विजुअल आर्ट स्टूडियोज़ हो गए और अब वो है हो ही विजुअल आर्ट्स किया। तो तस्वीर को अगर हम इस तरह से देखें, जो हम एक कंपोजिशन, एक फ्रेम की बात करते हैं, तो वो पेंटिंग ही है ना? जो फोटोग्राफ का शुरू में फोटोग्राफी का जो तर्जुमा किया जाता था वो यही था ना, पेंटिंग विद लाइट। मगर आज के ज़माने में अगर आप देखें तो अब चूँकि ये एक केमिकल प्रोसेस नहीं रहा, अब वो सिल्वर नाइट्रेट वाले सतह सरफेस के ऊपर लाइट के एक्सपोजर से इमेज नहीं बनता, अब इट्स अ डिजिटल प्रोसेस। तो अब डिजिटल विजुअल आर्ट्स हैं और मीडियम बहुत तेज़ी से एक होते जा रहे हैं और एक हो के भी वो एक नई स्विंग ले रहे हैं और एक नई डिमेंशंस में जा रहे हैं। और अभी लाइट फील्ड कैमराज आ रहे हैं और इस तरह की और इसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो जाहिर है अब ये बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। तो एनालॉग से जो डिजिटल में हमने ट्रांजिशन किया, उसमें क्या लूज़ किया हमने? लूज़ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब जब नई ट्रांजिशन होगी, ये सारे स्टेप्स हैं, ये ज़माने ने अपने अपने हिसाब से आगे जाना होता है। अब आप देखें कि पेंटिंग भी का मीडियम भी उस तरह से पेंटिंग का मीडियम नहीं है जैसे किसी ज़माने में होता था। इवन इसकी एप्लीकेशन में फ़र्क आ गया है, इसके अंदर मिक्स मीडिया आ गया है, इसके अंदर ऐसे टूल्स इस्तेमाल होने लगे हैं, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप म्यूज़ियम का आपका कंसेप्ट ही बदल गया है। अब आप पेंटिंग के अंदर एक म्यूज़ियम में जी रहे होते हैं। आप देखें कि कितने ह्यूज स्केल के ऊपर प्रोजेक्शंस आ गई हैं। तो हर चीज़ अब उस तरह से नहीं रही जिस तरह से वो अपनी ट्रेडिशनल फॉर्म में होती थी। फिर हर ज़माने का एक अपना ट्रेडिशन भी होता है। इस ज़माने में जो फोटोग्राफिक ट्रेडिशन है वो शायद आज से 10 साल के बाद बिल्कुल ये हमारे कैमरे ऑब्सोलीट हो जाएं। और अब वो जिस तरह से, जिस तेज़ी के साथ वो सेलफ़ोन के ऊपर शिफ्ट हो रही है, बल्कि दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ तो अब वीडियो कैमरास लेके ही नहीं जाते, वो आपको आईफोन रिकमेंड करते हैं या हायर रेजोल्यूशन के फ़ोन्स रिकमेंड करते हैं कि उसकी इमीडिएसी इतनी बढ़ गई है और इमेज की, अब आप 10-15 सेकंड के डिले से आपकी एजेंसी पीछे रह जाती है दूसरी एजेंसी से। ये भी एक नफसा नफसी है, ये भी एक दौड़ है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इस रेस के अंदर हमने क्या खोया है? मुझे इमोशनल सेटबैक हुआ था जब मैंने पहले दिन डिजिटल कैमरा चलाया, तो मुझे लगा कि ये बहुत गड़बड़ है। मसलन उससे पहले फिल्म को लेके जाना और वो 36 या 24 नेगेटिव्स की फिल्म को बचा बचा के संभाल के इस्तेमाल करना, हर क्लिक सोच के करना, कंपोजिशन बनाना, एक्सपोजर, फिर आप देख नहीं सकते कैमरे के पीछे कि इसमें क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या है इसका। और फिर वो 8-10 दिन का इंतज़ार
जब वो लैब से डेवलप होके आनी, फिर उसकी प्रिंटिंग करनी। ब्लैक एंड वाइट तो डार्क रूम में करते थे, कलर लैब से होके आती थी। तो जिस दफ़ा मैंने पहले दिन वो डिजिटल कैमरा क्लिक किया और माइक्रो सेकंड में इमेज पीछे स्क्रीन पे आया, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ चीज़ टूट गई है, और वो रोमांस मुझे क्रैक होता हुआ नज़र आया जो मेरा फिल्म के मीडियम के साथ था, कि ये क्या, यूं एकदम इमेज सामने, ये नहीं होना चाहिए था, ये कुछ देर के बाद आना चाहिए था। तो अब कैसा लगता है? आदी तो हो गए, जाहिर है इस वक्त टूल भी वही है, और पाकिस्तान में तो फिल्म इज इरा इज गॉन। बहुत कम लोग हैं, एक दो कर रहे हैं, मगर हाँ, बहुत ही जाहिर है आपको लिमिटेड है। उसको भी हाँ, डिजिटलाइज बिल्कुल। करना पड़ता है, आपको हाँ, नेगेटिव को फिर डिजिटल फॉर्म में लाना पड़ता है। लाना पड़ता है। हाँ। लेकिन मैंने अभी तक उसको इस तरह से रखा हुआ है कि मैं अपने कैमरे की स्क्रीन ऑफ रखता हूँ, और मैं अपना एक्सपोजर और बाकी चीज़ें सेट करके अपने उसी फिल्म, नेगेटिव फिल्म के एक्सपीरियंस के ऊपर ही उसकी शूटिंग करता हूँ। और बाज़ दफ़ा घर आके भी इमेजेस को फ़ौरन नहीं देखता, उसको कई कई दिनों के बाद, और वो पूरा उसका नशा लेता हूँ कि मुझे व्यू फाइंडर के अंदर से जो नज़र आ रहा था, दैट वाज माय रियल इमेज, जो जैसे मैं कैमरा दौर में देखता था, एनालॉग कैमरा दौर में देखता। उमैर भाई, आपकी जो दूसरी किताब थी फोटोग्राफी के फ़नी और तख्लीकी पहलू, तो ये किस मौजू पे थी? यार, मुझे कहीं ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे बहुत से फ़ोटोग्राफ़र्स चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, और दूसरी तरफ फ़ोटोग्राफ़ी बहुत तेज़ी से एकेडमिक होती जा रही है, इसको पाकिस्तान की आर्ट इंस्टीट्यूशंस के मेजर सिलेबस का हिस्सा बनाया जाने लग गया, इसके अंदर कोर्सेज़ ऑफ़र होने लगे। तो मुझे लगा कि ये लोग जो इंस्टीट्यूशन से बाहर हैं, ये बहुत पीछे रह जाने वाले हैं, और ऐसा हुआ भी। बहुत से लोग बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गए अगले 8-10 साल के अंदर। तो 2015 के आसपास मैंने उस ज़माने के कुछ अहम मज़ामीन जो पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ़ मुल्कों में लिखे गए, उनके उर्दू तराजुम करने शुरू किए, ताकि यहाँ के लोगों को कुछ आगे ही हो। और उसमें मुझे लगा कि ये एक ज़रूरत है, और वो किताब ऐसे ही मौज़ूआत के ऊपर है। उसमें कोई 30 से 50 साल के दौरान जो बहुत अहम मौज़ूआत पे फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड मज़ामीन लिखे गए, उनके उर्दू तराजुम शामिल हैं। और फिर उसके अंदर उस ज़माने के कुछ अहम फ़ोटोग्राफ़र्स जो बहुत आम सतह के फ़ोटोग्राफ़र्स थे, लेकिन अचानक दुनिया के सामने आए, और उन्होंने ऐसी कौन से रास्ते इख्तियार किए या ऐसे क्या तरीका अपनाया कि वो उनको एकदम आलमगीर शोहरत मिली, उनके इंटरव्यूज़। उस ज़माने में स्काइप था, अभी ज़ूम का दौर नहीं था, तो स्काइप पे उनके मैंने इंटरव्यूज़ किए, और दुनिया के बहुत अहम फ़ोटोग्राफ़र्स के इंटरव्यूज़ भी किए, जो उस किताब का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन चंद इंटरव्यूज़ उस किताब का हिस्सा थे। तो इस किताब को पहली किताब की निस्बत ज़्यादा पज़ीराई मिली, या एक्सेप्टेंस हो गई उसकी, और लोगों ने महसूस किया कि इसकी ज़रूरत थी। और फिर इसके बाद मेरा ख़्याल है आपकी जो तीसरी किताब, जो मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, आपने तोहफ़े में दी, ज़िंदगी और मौत के दरमियान चंद तस्वीरें। जी। और मेरा ख़्याल है ये आपकी पिछली वो 20 साल की जो है वो मेमोरीज़ थी और वो कहानियाँ थी, और कुछ तो कहानियाँ जो हैं वो बड़ी, मैं कहूँगा कि हार्ट ब्रेकिंग भी थी। तो ये किस तरह, मतलब, और 20 साल को आपने, मेरा ख़्याल है वो चंद कहानियाँ हैं उसमें। हार्ट ब्रेकिंग तो, मोहब्बत में दिल तो टूटना ही है, तो इसके बगैर प्यार का लुत्फ़ भी अधूरा है, समझेंगे प्यार किया ही नहीं। आ, याद इंसानी ज़िंदगी का वो पहलू है जिससे वो जान छुड़ाना भी जाता है और इसको खोना भी नहीं जाता। तो ये एक बड़ी अजीब कश्मकश की चीज़ है। ये रिसेंट किताब है, और इसका मौजू इस लिहाज से बहुत दिलचस्प है कि मुझे एक वक्त में एहसास हुआ कि जिस तरह फ़िरौन
अपने आप को कभी मुर्दा नहीं देखना चाहते थे और अपनी लाशों को हनूत करवाते थे, ममीफाई करते थे, उसी तरह कैमरा इंसान की यही एक कोशिश है कि वो वक्त की मात को नहीं झेल सकता, मगर वो ये कोशिश ज़रूर कर सकता है कि इस दुनिया से चले जाने के बाद भी किसी न किसी शक्ल में अपने आप को महफूज कर दे। तो फ़ोटोग्राफ इसका सबसे मौजूद वसीला है अब तक। तो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ममीफाई आवरसेल्व्स। एक पहलू में इसको इस तरह से देखना शुरू किया, और फिर मैंने अपनी पिछले 28 बरस की फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से या इससे वाबस्ता यादों को जमा करना शुरू किया, जिसमें ट्रैवल्स भी थे, मेरे घर की कुछ पुरानी तस्वीर थीं, मेरे वालिदैन जो हिंदुस्तान से माइग्रेट होके यहाँ पे आए थे 47 में, उनकी यादाश्तों के हवाले से था, मेरी अपनी बचपन की तस्वीर थीं, फिर मेरे घर के बहुत से लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी तस्वीर के हवाले से थीं, और फिर मेरे इर्द गिर्द के लोग जिनको मैं जानता था और उनकी तस्वीरी हवालों से यादाश्तें थीं या तस्वीरों का उनकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार था। तो आप ये समझें कि तस्वीर के बारे में एक नॉन एकेडमिक सर्च थी। आम आदमी की ज़िंदगी तस्वीर से किस तरह मुतासिर हुई, या तस्वीर ने उसकी सोच के ऊपर क्या असरात डाले, या समाज में इस चीज़ को लेके क्या रवैये अपनाए गए। तो इस लिहाज से ये किताब बहुत अहम थी, और उसमें बेशुमार लोगों के तस्वीरी इंटरव्यूज़ तस्वीरों के हवाले से, उनकी ख़ानदान में जो लोग नहीं रहे। अब तस्वीर बहरहाल किसी न किसी तरह मौत से जुड़ी हुई। मोहम्मद सलीमुर रहमान, जिनका मैंने पहले भी तज़किरा किया और जो मेरे रहनुमाओं में शामिल हैं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर किया, मुझे तराशा, उनका ये कहना है कि तस्वीर ज़िंदगी से ज़्यादा मौत के करीब है। तस्वीर हमें खुशी से ज़्यादा उदास करती है, क्योंकि किसी न किसी तौर पे हम ये जानते हैं कि जिस तरह से हम इस तस्वीर में आज मौजूद हैं, आइंदा वक्तों में ऐसे नहीं रहेंगे, और ये लम्हा गुजर चुका है। ये दोबारा वक्त इस तरह से नहीं आएगा जिसमें हम तंदुरुस्त हैं, खुश हैं। अब इस किताब में एक फ़ोटोग्राफ़र शेर ख़ान का किस्सा शामिल है। शेर ख़ान से मैंने बहुत सीखा। गढ़ी शाहू में नजम स्टूडियो होता था उनका, तो मैं उनके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग सीखने जाया करता था, और भी बहुत प्यारे दोस्त साथ होते थे। शेर ख़ान को मिड एज में ही कैंसर हो गया, और आखिरी दिनों में जब वो नदीम खावर के स्टूडियो में दोस्तों से मिलने आया करते थे तो बड़ी तकलीफ़ में होते थे। और फिर एक वक्त में उन्होंने एक ऐसा अजीबो-गरीब जुमला बोला, जिसके चंद दिन के बाद वो नहीं रहे। उन्होंने कहा, लो भाई दोस्तों, अब अगली मुलाकात तस्वीरों में ही होगी। ये एक ऐसी अजीब चीज़ थी जो मेरे ज़हन में अटक गई, और मैंने तस्वीर को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू किया। फिर ऐसे बहुत से लोगों के किस्से निकले, फिर मैंने उनसे इंटरव्यूज़ करने शुरू किए। बहुत से घरों में मैं पुरानी तस्वीर देखता था तो लोगों से उसके बारे में पूछता था, तो ऐसी अजीबो-गरीब कहानियाँ। फिर मेरे पिछले 25-30 साल की मुसाफ़तों की तस्वीरें मेरे ज़हन में आना शुरू हुई, और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ। तो इस लिहाज से ये सिर्फ़ मेरी याददाश्तें नहीं हैं, बल्कि एक सोशल डॉक्यूमेंटेशन भी है। और मुझे लगता है कि अब इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ पिछले दिनों में, और मुझे लगता है कि इसको मज़ीद फैलाने की ज़रूरत है, और मैं शायद उनको भी बहुत जल्द लिखूँ। तो अभी लिख रहे हैं, अभी किसी किताब पे काम हो रहा है? आजकल एक तो उर्दू में सलीमुर रहमान साहब ने और महमूद गिलानी साहब ने मुझे इस बारे में बहुत कॉन्शियस किया कि उर्दू में तस्वीर के हवाले से बहुत कम मवाद है, फ़ोटोग्राफ़िक इमेज के हवाले से। तो मैंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज़, अफ़साने लिखने शुरू किए, जिसका बुनियादी कलीदी किरदार या तो तस्वीर है, या फ़ोटोग्राफ़र है, या कैमरा है। और फिर मैंने इस समाज को और इसमें जो कुछ हो रहा है उसको एक फ़ोटोग्राफ़र की नज़र से देखना शुरू किया,
कुछ ऐसी तहरीरें भी हैं। ये अफ़साने अभी सलीम रहमान साहब को मैं दिखाता रहता हूँ और उनसे रहनुमाई भी लेता हूँ। और सवेरा उर्दू का जो इस वक्त लीडिंग लिटरेरी जर्नल है उसी में छप रहे हैं। और अब जब इनकी तादाद कुछ बढ़ेगी तो ये एक अलग किताब की शक्ल में भी आ जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला अफसाना छपा वो डार्क रूम था। डार्क रूम आप जानते ही हैं, जहाँ पे हम अंधेरे कमरे में तस्वीरों को डेवलप करते हैं और कैमरे का फॉर्मेट भी यही है कि वो एक इट्स अ डार्क चेम्बर जिसके अंदर रोशनी लम्हाती तौर पे आती है और रोशनी और अंधेरे की उस एक एम्ब्रेस से हमागोशी से एक इमेज जन्म लेता है। तो इट्स लाइक मेकिंग लव एंड गिविंग बर्थ एज अ रिज़ल्ट। बिल्कुल ये वो प्रोसेस है जैसे एक कुदरत के अंदर होता है। तो तस्वीर इस लिहाज से एक बड़ी सीक्रेट चीज़ है फोटोग्राफी, अगर हम इसको इस तरह से भी देखें। तो डार्क रूम में ये था कि मैंने तस्वीरी टुकड़ियों की शक्ल में जो जिस मुआशरे में मैंने आँख खोली और जिसको मैंने जो देख रहा हूँ अब भी, इसके अंदर जो जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरे की मैं बहस में नहीं पड़ता। मेरे अफ़सानों में आपको एक ऐसा आदमी मिलेगा जो रोज़ ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करता है और उसकी तस्वीरें जमा करता है। वो उसमें कोई इनकलाब नहीं लाना चाहता, वो किसी चीज़ को तबाह नहीं करना चाहता, वो किसी चीज़ को गिरा के नया नहीं बनाना चाहता। एक रायगानी, एक वेस्टलैंड, एक बेबसी की कैफ़ियत है जिसमें समाज के अंदर वो कुछ बदल नहीं सकता, मगर जो कुछ समाज के साथ हो रहा है वो उसको डॉक्यूमेंट कर सकता है। वो उसका रिकॉर्ड रख सकता है। वो हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकता, मगर हिस्ट्री जिस तरह से बना के दिखाई जा रही है वो उसका सबूत रख रहा है। और फिर शाम के आखिर में वो अपने घर में या अपनी तन्हाई में बैठ के सोचता है उन सारी तस्वीरों को जो उसने आज के दिन बनाई होती हैं। और ज़वाल ज़दा दिन की सरगुज़श्त एक अफ़साना है। और फिर एक मैं आई विटनेस था एक इंसिडेंट का और मैं बहुत अरसा उसके असर से नहीं निकल सका। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर 14 अगस्त के आसपास के दिन थे जब जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था। तो किसी देहात से आई हुई एक फैमिली प्रोटेस्ट के लिए आई थी और उनकी एक 9 उम्र बच्ची का रेप हुआ था। तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था जब मैंने एक रेप हुई बच्ची को अपनी आंखों के सामने देखा था और उसका मुझ पे बड़ी देर असर रहा और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उस वाक़े से निकलना। एक अजीब तरह का दर्द और तकलीफ़ में मैं मुब्तला रहा। मैंने कई महीने उस तस्वीर को खोल के नहीं देखा और फिर मुझे महसूस हुआ कि वो तस्वीर मुझसे तकाज़ा कर रही है कि मैं उसके ऊपर लिखूं। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात थी कि एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और उसमें एक रेप शुदा बच्ची उन्हीं दिनों में वो पाकिस्तानी परचम के सामने खड़ी हुई थी। दीवार पे पीछे कहीं परचम लगा हुआ था और उसने प्ले कार्ड उठाया हुआ था और वज़ीर आला के नाम उस पे एक तहरीर दर्ज थी कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। और ज़ाहिर है उसके लिए क्या हो सकता था, मगर उससे एक लम्हे में बहुत सी चीज़ें मेरे अंदर बाहर तब्दील हुई। बहुत कुछ गिरा और उस गिरने में मैंने कई सवाल मेरे जहन में आए कि जब ये हो रहा था तो खुदा कहाँ था, ये समाज कहाँ था, इंसाफ के इदारे किधर थे, इस बच्ची के साथ कुदरत या समाज में से कौन खड़ा था या अब कौन खड़ा होगा। और फिर सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके साथ जो लोग आए थे वो इस तरह खड़े थे जैसे इस कहानी का अंजाम उन्हें पहले से पता हो कि इसका कुछ नहीं होना, मगर वो अपनी तसल्ली के लिए आए थे। ये कितनी बदकिस्मती है। हाँ, अब आप देखें कि एक तस्वीर के अंदर क्या कुछ निकलता है और वो किस तरह मुतासिर करती है एक इंसान को। ये बहुत अजीब बात थी बस। और मैं इसी तरह की मेरी तहरीरें हैं सारी और इन्हीं वाक़यात का अंदराज है उसमें एक अफसानवी तौर पे। लेकिन मैं इनको भी मैं माहिर ही कहता हूँ क्योंकि मेरी मुसीबत ये है कि आई एम अ सोशल डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़र और सोशल डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़र की पहली शर्त है डिग्निटी एंड ऑनेस्टी।
आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते चीज़ों को। और सोशल डॉक्यूमेंट्री का जब हम लेते हैं, उसका जब हम सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट लेते हैं, मतलब डू यू थिंक कि उसकी एक इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन आज वो कितना रेलेवेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है? मेरा ख्याल है कि अगर मैं किसी मीडिया हाउस के लिए काम कर रहा होता तो शायद मेरा टिल्टेड पॉइंट ऑफ व्यू होता। ज़ाहिर है मुझे उस काम के पैसे मिलते और मैं उन तस्वीरों को वैसा ही दिखाने की कोशिश करता। जैसे एक रोलां बार्थ जो फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं और विजुअल इमेज के हवाले से उनकी बहुत ज़बरदस्त तहरीरें भी हैं। उनका एक आर्टिकल है फ़ोटोग्राफ एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस, जिसमें वो इस बात पे बहस करते हैं कि इलेक्शन के लिए ख़ास टिल्टेड तरीके से तस्वीर बनाई जाती हैं। बड़े बड़े क्रिकेट लोगों को बड़ा नरम तबा, बड़ा आवाम दोस्त खाया शक्ल जाता है। सूरत बना के उनको पेश किया जाता है और वो बड़े निडार और बेबाक दिखाए जाते हैं, मगर अपनी हकीकी ज़िंदगियों में वो वैसे नहीं होते और इलेक्ट होते ही वो अपने अवाम को अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं ज़ाहिर है फ़ोटोग्राफ़ी के जो सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, और इस तस्वीर की कमबख्ती ये है कि इट्स अ टूल ऑफ प्रोपेगेंडा एज़ वेल। मैं जब अपना एक ख़ास तरह का इमेज प्रोजेक्ट करता हूँ या सोशल मीडिया पे डालता हूँ तो वो मेरी शख्सियत के बारे में एक तरह से प्रोपेगेंडा इमेज होता है, जबकि मैं अपनी आम ज़िंदगी में हर वक्त उस तरह से नहीं होता। तो यही हाल तस्वीर का है कि आप इसको इसको बहुत से तरीक़ों से मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ज़ाहिर है समाज में बहुत से लोग ऐसा करते हैं, हुकूमतें ऐसा करती हैं, ख़ास मकासद के लिए तस्वीर बनाई जाती हैं। जैसे अब रिसेंट दौर में देखें तो सुज़ैन सोंटैग की एक किताब बहुत रेलेवेंट है, रिगार्डिंग द पेन ऑफ अदर्स, दूसरों की अजियत का नज़ारा। अब उसमें बहुत सी पहलुओं पे वो बात करती हैं, लेकिन अबू ग़ुरैब जेल से जो इराकी कैदियों की तस्वीर बाहर आई, उनको बरहना करके उनके ऊपर तशद्दुद करते दिखाया गया और उसके अंदर मज़हबी किताबों की तस्हीक भी की गई, मगर वो ख़ास प्रोपेगेंडा इमेजेस थे, वो एक ख़ास मकासद के लिए लीक किए गए थे और उसके पीछे बड़ा मकसद ये था कि जो हमारे साथ नहीं है उसका ये हशर करेंगे, और इस तरह से और भी कई चीज़ें। हाँ, तो पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं, हाँ, डिफरेंट तरह की फिर इमेजेस वायरल आपके की जाती अपने हैं, अपने मुल्कों में इलेक्शन लड़ने होते हैं तो आप एक कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं और इमेज, दुश्मनों को इबरतनाक मुकाम तक पहुंचाते हैं, और आपकी लीडरशिप उस मुल्क के लिए कितनी और ज़रूरी फिर है। वो जो एक बात है कि किस तरह से आप खौफ को फैलाते हैं और फिर उसको मार्केट करते हैं। बिल्कुल। अगर हम इन्हीं तस्वीरों की ले लें, तो मतलब वो बरहन्ना जो तस्वीरें थी कैदियों की, तो वो एक खौफ फैला रही थी ना। असल में तो इस मार्केटिंग ऑफ फियर एंड इंटिमिडेशन के हम्म। वही है ना बात, कि अगर हम्म। आप हमारे साथ नहीं हो तो फिर ये आपका इंजाम है। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इमेज होता है जो कि काफ़ी कुछ जो है वो मस्बत पर्सपेक्टिव में जो है वो बदल भी देता है। ऐसे इमेजेस भी हैं। अब देखें, बहुत सी तस्वीर ऐसी सामने आती हैं जिसके बाद एकदम दुनिया चौंक जाती है, हम्म। और वो एक कॉज के लिए आप रंग, नस्ल, मज़हब या बॉर्डर से हट के सब भूल आप जाते हैं आप। उसके लिए जमा होते हैं हम्म। हम्म। कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए। हम्म। हम्म। अच्छा, अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हमारी इतनी गुफ्तगू हुई और पिछले आपको 20 साल से ज़्यादा हो गई, आई गेस अब तो मेरा ख्याल है 25 साल हो गई। अ, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने जो तस्वीरें बनाई या जो ज़िंदगी गुजारी और जिन लम्हों को जो है आपने कैप्चर किया, तो डू यू फील कि हाँ मैंने कुछ किया, या एक वो एम्प्टीनेस है या कोई फुलफिलमेंट है इसमें? मुझे तो फुलफिलमेंट लगती है। आई एम अ वेरी कंटेंटेड पर्सन विद व्हाट आई डिड। लाइक आई सेड के कैमरा इज़ अ वेपन, और जब ये चलता है तो कुछ कैजुअलिटीज़ होती हैं, वो मेरे हाथों भी हुई होंगी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं इतना प्रिविलेज्ड रहा थ्रू दिस मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने अपने वक्त का मुशाहिदा किया,
मैंने उसको जिया। और ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने मुझ पे ये यकीन और एतमाद किया कि वो अपनी तस्वीरें मुझे दें, अपनी प्राइवेसी के अंदर मुझे झांकने की इजाज़त दें। मैं उनकी आवाज़ को बिल्कुल उसी तरह से महफूज कर सका जैसा वो चाहते थे। अब वो मेरी तहरीर में भी आ रहा है, मेरी तस्वीरों में भी है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जिस ज़माने में ज़िंदा रहे और जिस ज़माने का आपने मुशाहिदा किया, आने वाले वक्तों के लिए आपने उसको कितना महफूज किया। तो फ़ोटोग्राफ का ये बड़ा ज़बरदस्त एस्पेक्ट है कि आज से 100 साल के बाद या 1000 साल के बाद जब हम इंतहाई प्रिमिटिव लोग तस्वर होंगे, जब लोग बहुत एडवांस लेवल पे ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे, तो ये दुनिया में बहुत से इमेजेस के साथ मेरे भी कुछ इमेजेस उसका यकीनन हिस्सा होंगे कि इस खित्ते के लोग इस ज़माने में इस तरह से रहते थे, ये उनके मसाइल थे, ये उनके साथ हो रहा था या किया जा रहा था। जिस तरह हम पुराने वक्तों के किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं, हाँ, तो सुनते। मुझे लगता है कि इतना मिनिमम कंट्रीब्यूशन तो आपका होना चाहिए और मेरे लिए ये काफ़ी तसल्ली बख्श चीज़ है। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि इन सारी चीज़ों का एक सियासी किरदार भी होता है। कम से कम आम आदमी की तस्वीर के ज़रिए हम आम आदमी की आवाज़ तो बन ही सकते। अगर हम आवाज़ ना भी बन सकें तो हम इतना तो दिखा सकते हैं कि ये शख्स इस वक़्त में मौजूद था और इस वक़्त के लोग और समाज और साहब इख्तियार लोग इसके साथ ये कर रहे थे। इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता किरदार है। बनता है हाँ, इस काम। लेकिन ये सेंस फ़ोटोग्राफ़र ऑफ के तौर पे मैं अपने आप को 2 तरह से देखता हूँ। एक तो ये कि सोशल डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफ़र इंटरफियर नहीं करता। वो इनविजिबल होता है। हाँ, मगर उसकी मुसीबत ये होती है कि उसके पास एक दिल और एक दिमाग भी होता है। और जब आप एक तवील अरसा ये सब कुछ देख रहे हों तो आपको कोई ना कोई साइड लेनी पड़ती है। और मुझे कम से कम अपने काम के हवाले से ये यकीन है कि आई स्टूड विद द विक्टिम इन माय स्टोरी। हुँ, मैंने उसको मायूस नहीं किया। हुँ। दिस इज़ आई मीन सच अ फुलफिलमेंट और एक हाँ, अचीवमेंट भी मुझे है लाइक विदिन ये करार है मेरे दिल में। योर पर्सनल सेल्फ के अगर ऐसा महसूस होता है। और थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आई मीन ये तो दिस इज़ मतलब ये तो आपने सोसाइटी को जो है वो सर्व किया है। लेकिन ये सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन आता कहाँ से है? जब ये हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है? और जब हमें लगता है यार बस ख़त्म हो जाना है, मिट्टी में चले जाना है, ठीक है? और ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग ज़िंदगियाँ पैदा होते हैं, गुज़र जाते हैं। लेकिन ये सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है कि मैंने कुछ अपना किरदार अदा करना है और ऐसा किरदार जो है वो जिसका रुख जो है वो सही तरफ हो और उस वक़्त जो है आप एक उस जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें आप जो है वो ठीक तरफ आप जो है वो खड़े हों, तो ये कहाँ से आता है? अब मुझे महसूस होता है कि आपको ये हौसला आम आदमी देते हैं। वो बेशुमार मर्द और औरतें जो आप पे ये यकीन रखते हैं कि ये वो शख्स है जिसके सुपुर्द हम अपनी अमानत कर सकते हैं। और आपके अंदर कुदरत वो चीज़ें पैदा कर देती है जिससे लोग आपको अपना अमानतदार समझना शुरू करते हैं। दूसरा ये कि आपकी अपनी तख्लीक किस तरह से हुई है। आप ज़िंदगी के ऐसे तजर्बों से गुज़रे हैं जहाँ आपने अपना हौसला आजमाया है और आप मुश्किल या मुखालफत के सामने कितना डटे हैं और क्या आप इस बात से खौफज़दा हैं कि जो काम आप कर रहे हैं इसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी आप और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जब उन तक ये आग पहुंचेगी या इसका कोई भी नतीजा पहुंचेगा तो क्या आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगे। आपको अपने ख़ानदान से, अपनी फैमिली से, अपने साथ जुड़े हुए लोगों से भी ये हौसला मिलता है कि तुम आगे बढ़ो और हम पूरे एतमाद और यकीन के साथ तुम्हारे साथ खड़े हैं। फिर आप
आपको ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं, आपको हाथ पकड़ने वाले भी ऐसे बेशुमार लोग मिल जाते हैं जो आपको यकीन दिलाते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट यू अलोन, इट इज़ अ होल कंस्ट्रक्ट। जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी सही राह पे पहुंच जाएं और उस पे चलने का, मुश्किल पे चलने का हौसला भी रखते हो, तो फिर कुदरत एक साजिश करती है कि आप इस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाएं। तो कहीं वो साजिश यकीनन हुई है, लेकिन इन दी एंड इसमें अल्टीमेट किरदार उन्हीं लोगों का है जिनको मैंने फ़ोटोग्राफ किया। अब के बेशुमार ख़वातीन की तस्वीरें मेरे पास हैं और वो उन्होंने एक एतमाद और यकीन से मुझे दी हैं। मैं उनके मुख्तलिफ़ सीरीज़ में इस्तेमाल करता हूँ, वो पब्लिश होती हैं, मुझे उनके ऊपर दाद मिलती है। शायद मेरे वसाइल में भी उन में से बहुत सी तस्वीर से इजाफ़ा हुआ है, मगर मैं वापस उनको क्या देता हूँ? सिर्फ़ एक इतना एतमाद कि इन्होंने ये तस्वीर मेरे सुपुर्द की और मुझे इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, मुझे इसका कोई गैर अखलाकी ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे उसमें कोई ख़यानत या बुराई का कोई पहलू निकले। आए। और आई मीन इतने सारे अरसे में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट जिसने आपको इमोशनली अफेक्ट किया हो? काफ़ी होंगे, लेकिन मैं वैसे इमोशनली बहुत स्टेबल आदमी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ अपने आप को स्टेबल रखूँ, लेकिन टूट फूट होती है। और अब इतनी समझ आ गई है कि इसके असरात बाहर दूसरों के नहीं पड़ने चाहिए। मुझे लगता है कि हर तस्वीर किसी न किसी तरह से आपको तब्दील करती है। जैसे मैं ख़ुद अब ये महसूस करता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़र एक इन्वेडर होता है, और जब हम ख़ास तौर पे दूसरे कल्चर्स में जाते तो हमारी हर क्लिक से उस कल्चर के अंदर भी एक टूट फूट होती है। वो वैसा नहीं रहता जब हम किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल कैलाश की या नॉर्थ में या डेज़र्ट में किसी रिमोट रीजन की किसी आदमी औरत की तस्वीर बना के ले आते हैं, तो उस तस्वीर के बाद वो शख्स भी वैसा नहीं रहता। कल्चरल एरोजन होती है। इसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सी तब्दीली आती है। मेरे अंदर जितनी मुझे तस्वीर की समझ आती गई, जितना मैं ऐसे लोगों से मिला जिनके पास बताने के लिए कोई बात थी, समझाने के लिए कोई बात थी, तो हर तस्वीर ने मुझे किसी न किसी तरीके से तब्दील किया। मैं ये महसूस करता हूँ कि हम वायर होते हैं और वायर की नीयत और आँख बुरी होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि फ़ोटोग्राफ़र की नज़र शैतान की, लेकिन दिल जब्राइल का होता है। तो इफ़ यू हैव अ प्योर हार्ट, तो वो आपकी नज़र की जो बुरी आँख है वो कंपनसेट हो जाती है किसी ना किसी तरह से। आप इन्वेजन ज़रूर करते हैं प्राइवेसी की, लेकिन फॉर अ गुड कॉज, फॉर आई अ थिंक गुड। यू हैव टू बी वायर। आपको एक वो स्पाई बनना पड़ता है टू गेट दैट रियल मोमेंट और दैट रॉ मोमेंट एट सम टाइम्स। अगर इफ़ यू हैव दिस सर्च टू गेट टू द कोर ऑफ अ थिंग, या जितना भी आप उसके क्लोज जा सकें, जैसे वो रॉबर्ट कापा कहता है कि इफ़ योर पिक्चर्स आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट क्लोज इनफ। तो मेरा ख्याल है करीब तो जाना पड़ता है। और ये कुर्बत, जैसे अब आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो सर्टनली आपका एक्सपीरियंस है और आप मेरा बहुत सा डिफेंस मैकेनिज़्म ब्रेक कर रहे हैं जिसको मैं गार्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह सब्जेक्ट भी ऐसे करता है जो आपका होता है। अब एक मर्द या औरत अगर वो मुझे अपनी तक एक्सेस दे रहा है, तो वो मुझे एक ख़ास लिमिट तक एक्सेस दे रहा है, मगर देन इट इज़ माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ कि मैं कितनी डिफेंस लाइन तोड़ के और कितना करीब होता हूँ। तो मुझे लगता है कि देयर इज़ ऑलवेज अ मोमेंट ऑफ लव दैट बिगिंस विद अ मोमेंट ऑफ फ्लर्ट। शुरू में आपकी नीयत बुरी होती है कि मैं ये तस्वीर लेके निकल जाऊंगा और फिर मैं ये करूंगा, मगर देन आप उसके अंदर हुकअप हो जाते हैं, आप उससे निकल नहीं पाते क्योंकि थोड़ी कहानी आगे बढ़ती है, बात होती है। और जैसे सीरियन पोइट गदा उल समान कहती हैं कि अब्दिया, इटर्निटी इज़ ओनली अ मोमेंट ऑफ लव, अब्दिया लहज़तुल हुब,
मोहब्बत का सिर्फ एक लम्हा होता है। तो वो जो बात फ्लर्ट से शुरू होती है वो कहीं लम्हाती मोहब्बत में जाके तस्वीर बनती है। और मोहब्बत का सिर्फ एक लम्हा होता है, वाह। लव इज़ जस्ट मोमेंट, आप लव एट फर्स्ट साइट जिसको बोलते हैं, या कहीं से आपको वाइब आ जाती है कि यही वो चीज़ या पर्सन या मुकाम है जिससे आपको इश्क था या होना चाहिए था। तो अक्स के साथ भी यही होता है। आप मुझे अब ये यकीन है कि जिस चीज़ को हम याद नहीं रखना चाहते हम उसकी तस्वीर भी नहीं बनाते। जो हमारे लिए अहम होता है हम उसी की तस्वीर बनाते। लेकिन बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आप उस मोमेंट को ऐसे लिव करना चाहते हैं कि आप उसकी तस्वीर नहीं बनाते। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उस शख्स को या उस मोमेंट को याद नहीं रखना चाहते। आप शायद उसमें कैमरा नहीं लाना चाहते या उसको महफूज नहीं करना बहुत चाहते। सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी तस्वीर हैं जिनका मुझे मलाल है कि मैं वो बना सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की बहुत सी वजूहात से नहीं बनाई जिसमें मुझे लगा कि ये इमेज बनाना ज़्यादती होगी। ऐसी बहुत सी तस्वीर हैं, और ख़ास तौर पे सूफिया के मज़ारों के ऊपर ऐसी बहुत सी तस्वीर हैं जो मुझे लगता था कि तहलका खेज़ साबित हो सकती हैं, बहुत सेंसेशनल हो सकती हैं, उनका बड़ा सोशल इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन उसी लम्हे में मुझे ये भी एहसास हुआ कि नहीं, बाज़ दफ़ा मैं इस एहसास की बुनियाद पर ही कैमरा नहीं उठा सका और मैं रंजीदा हुआ, मैं चीखा, मैं कुड़ा, और मैंने ये भी सोचा कि ये काम मेरे बस का नहीं है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो फ़ैसला सही था। इवेंचुअली आपको फिर उस लम्हे का एहसास जो है वो हो जाता क्रिएटिव प्रोसेस है ना, तो इट्स अ कंसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। है। ये एक जंग है बड़ी अजीबो-गरीब, जिसमें हार जीत नहीं है, मगर हार ही हार है। शायद, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक तसलसल के साथ एक लड़ाई है बस आपने, और ये हर नए दिन नए सिरे से शुरू होती है। तो मुझे ये बताएं कि कितनी अनपब्लिश्ड तस्वीरें पड़ी हैं, क्योंकि ये बड़ा अलमिया होता है आर्टिस्ट का। जैसे मेरा अलमिया है कि मैंने इतनी फिल्मों पे, डॉक्यूमेंट्रीज पे काम शुरू किया है। कुछ जो हैं वो प्री प्रोडक्शन स्क्रिप्ट की स्टेज में है, कुछ फिल्म हुई हुई हैं, कुछ पिछले 8 साल से फिल्म हो रही हैं, कुछ का डाटा पड़ा हुआ है लेकिन वो पोस्ट प्रोडक्शन एडिट में नहीं गई। तो वो अधूरे प्रोजेक्ट्स अक्सर जो है वो अधूरे रह जाते हैं, और ये मैंने अक्सर फोटोग्राफर्स को भी देखा है कि वो तस्वीरें इतनी पड़ी हैं लेकिन बस। मैं बहुत ज़्यादा तस्वीरें नहीं बनाता चंद साल से। सिर्फ वही बनाता हूँ जिसके बारे में मैं बहुत क्लियर होता हूँ, या मैंने पहले से कुछ ख़ास तरह से सोचा होता है। और अब मैंने और भी थोड़ा अपने आप को नैरो डाउन कर लिया। मैं कुछ इंटरव्यू बेस्ड इमेजेस बनाता हूँ, जैसे कुछ मैंने सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट शुरू किए हुए, तो उसमें मैं बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर फेमिनिन पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ। मगर जब मैं स्ट्रीट और ट्रैवल पे था तो, और डिजिटल की एक फ्रीडम भी थी कि देयर इज़ नो लिमिट टू द फिल्म, और फिर आप इरेज कर सकते हैं, आप स्पेस दोबारा से बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसा बहुत सा डेटा जमा हो जाता था, और ऐसी बहुत सी अभी भी चीज़ें हैं जो पिछले 10-15-20 साल की हैं जिनको मैंने दोबारा से रिवाइज़ नहीं किया, या मगर मेरे जहन में कहीं वो इमेजेस हैं। और जब भी उनकी कोई सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कोई रेलेवेंस मेरे सामने आती है तो मैं उनको निकाल लेता हूँ, कुरेद देता हूँ। मगर डिजिटल का ये अजाब है कि अब अकेला फ़ोटोग्राफ़र बहुत मुसीबत में होता है। या तो आप एक एडिटोरियल टीम रखें और वो ट्रेंड हो, और वो आपकी टोन और पेस के ऊपर ट्रेंड हो, और उसको पता हो कि इसको ये इमेजेस चाहिए और ये नहीं चाहिए। मगर उसमें फिर भी बहुत सी चीज़ें ज़ाया होने का डर ज़ाया रहता है। होने का डर होता है, बिल्कुल। तो इस तरह से अभी है, बहुत कुछ बेकार पड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रही है उसका क्या करूं। ये भी बड़ा एक मुश्किल फ़ैसला होता है कि जो एक क्रिएटिव कंट्रोल है उसको आप जाने दें, बिल्कुल है। और उस वजह से भी बहुत सारे आपके जो काम हैं, जो आर्ट वर्क हैं, वो अधूरे रह जाते हैं। हाँ, दूसरा हमारा अपना एक
ख़ास तरह की सेंसिटिविटी भी होती है ना, जैसे एक मौसम ने इफ़ेक्ट कर दिया तो कई महीने कुछ छेड़ा ही नहीं। किसी अब 2 ज़िंदगियाँ चल रही हैं ना हमारी, एक नहीं है। एक सोशल मीडिया भी कमबख्त है जो स्क्रीन के पार एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट हमने की होती है। कोई एक उल्टा सीधा मैसेज आ जाता है तो वो इस ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर देता है। ऐसा पर्सन जिससे हम मिले भी नहीं हैं, ये भी नहीं पता कि इसका जेंडर क्या है, ये एग्जिस्ट भी करता है या रोबोटिक है, ये क्या है। तो अब वो भी हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहा है, और फिर डिस्ट्रैक्शन भी है, वो बहुत ज़्यादा टाइम भी ले रहा है। उसके बाद एक ख़ास तरह की सेंसिटिविटी भी और सेंसिबिलिटी भी डेवलप हो रही है। अब जो मेरी इमेज की परसेप्शन है उसमें मेरे बैक ऑफ द हेड सोशल मीडिया भी ऐड है कि मुझे इस तरह का एक ख़ास इमेज बनाना है जिसको मैं इस तरह से दिखा भी सकूं, और उस पर रिएक्शन और क्या फिर आएगा? उससे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि इससे ये हो भी। तो अब ये वाले भी चैलेंजेस आ रहे हैं जो मेरी एज में, यानी जहां अब मैं उस जनरेशन में से हूँ जिसने नेगेटिव फिल्म और ट्रांसपेरेंसी से अर्ली डिजिटल पे आया, और अब बहुत एडवांस लेवल के डिजिटल पे काम कर रहे हैं, और फिर अब फोटोग्राफी मीडियम एक नई स्विंग लेने जा रहा है अगले 5-7 साल के अंदर अंदर। तो अब ये 3 ज़मानों में, 3 दरियाओं के बहाव में हम कहाँ खड़े होंगे अभी इसके बारे में, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जाहिर है, उसने तो बिल्कुल मतलब आप इमेजिन करते हैं वो आपको तख्लीक मैं तो करके कहता दे हूँ कि एनालॉग कैमरे के दौर में आई वाज एन इंटेलिजेंट फोटोग्राफर एंड नाउ आई एम एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट फोटोग्राफर। कि वो जो है वो आपको तख्लीक करके दे देता है। हाँ, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस लेवल भी मुतासिर हुआ है ना, अब हम उतने एक्यूरेट नहीं रहे चीज़ों के बारे में, और फिर जब से ये फ्रीडम आ गई कि पोस्ट प्रोसेसिंग और बाद में जाके ये, तो वो बाद वाले काम ने बहुत मुतासिर किया है। तो आज का जो फोटोग्राफर है मैं ये देखता हूँ कि वो काफ़ी बेचैन है, और उस बेचैनी के साथ जो वो फ्रीडम टू क्लिक है, स्पेसिफिकली जब हम फ़ोन पे आते हैं, इवन डीएसएलआर कैमरास पे आते हैं, हज़ारों के हिसाब से क्लिक हैं, एक ही मोमेंट है, एक ही पोर्ट्रेट है, बीसियों क्लिक्स हैं, इन सम केसेस सैकड़ों क्लिक्स हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? यार आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। आ, जिस वक्त डिजिटल आ रहा था तो एनालॉग फोटोग्राफर्स बहुत बेचैन हो रहे थे, और ऐसा हुआ भी। हमारी आंखों के सामने बहुत सारे लोग काम से निकल गए, और वो नहीं हैंडल कर सके डिजिटल मीडियम को। उसके लिए कंप्यूटर लिटरेसी लाजमी थी, जो वो समझते थे कि उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन टेक्निकल से ज़्यादा सेंसिटिव एंगल पे इस पे आएंगे। अब वो फिर उस तरह से, अब सेल फोन इज़ टेकिंग ओवर, और आपके कैमराज जो डिजिटल डीएसएलआर्स हैं वो इररेलेवेंट हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। अब जो परसेप्शन फोटोग्राफर्स की बन रही है, अब सेल फोन मीन्स के एवरी पर्सन हु इज़ कैरिंग अ सेल फोन कैमरा इज़ अ पापरात्सी। हर शख्स दूसरे की प्राइवेसी इन्वेड कर रहा है, और हर शख्स बेचैन है एक सेंसेशनलाइज इमेज बनाने के लिए जो उसको इमीडिएट फेम या 15-10 मिनट्स ऑफ फेम सोशल मीडिया पे दे दे, और सडनली उसको बूस्ट मिले, एंड और जिंदगी बदल वी जाए। आर नॉट लुकिंग फॉर एक्यूरेट इमेजेस, वी आर लुकिंग फॉर सेंसेशनल फॉर इमेजेस। वायरल इमेजेस। वायरल इज द राइट हाँ, वर्ड। अब ये जो वायरल वाली परसेप्शन है ना, दिस इज डेंजरस, ये हमें कहीं टिकने नहीं दे रही। और इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इससे जो आपकी परसेप्शन ऑफ डिफीट एंड फेलियर है वो बढ़ रही है, ये एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर रही है। स्ट्रेस ऐड कर रही है। हाँ, और फिर इससे ये एक किसी तरह से, मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, हम क्या बनाएं, कंटेंट कहाँ से लाएं, और अछूता ख्याल कहाँ से हाँ, लाएं, मतलब मुख्तलिफ कैसे हो, अछूता यूनिक कैसे हो। ख्याल इज बेसिकली जहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम किसी हद तक ये सिखाने में नाकाम हो रहे हैं और सीखने में भी, कि अछूता ख्याल आपका एक्सपीरियंस ऑफ दैट फिनोमेना है। वेरी ट्रू। इसी वक्त को आप अपने एक्सपीरियंस से कैसे देखते हैं, दैट इज़ यूनिक। मैं अपने एक्सपीरियंस से कैसे देखता हूँ, दैट इज़ यूनिक। आज सुबह ही मैं हुंजा में एक दोस्त से बात कर रहा था, वो वहाँ पे आर्ट रेजिडेंसीज करवाते हैं, और हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें वो पूछ रहे थे कि हम यहाँ पे ये जो कर रहे हैं,
क्या आपको इसकी कोई रेलेवेंस नज़र आती? तो मैं उनसे ये कह रहा था कि यू हैव योर एक्सपीरियंस ऑफ योर कल्चर एंड देन आई कम ओवर देयर। मैं 30 साल से जा रहा हूँ। आई हैव एन एक्सपीरियंस एंड अ परसेप्शन ऑफ योर कल्चर। अब तुम्हारी सकाफत का तजर्बा और मेरा तुम्हारी सकाफत का तजर्बा आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक नहीं हो सकते। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे यूनिक है। और जब दो दरिया कहीं मिलते हैं तो उससे फिर क्या नयापन निकलता है और उससे क्या तब्दीली आती है या लुत्फ आता है। वो नया रंग क्या बनता है, तो वो हलचल then क्या होती है। जो कंटेंट है दैट इज़ बेसिकली एक्सपीरियंस। बदकिस्मती से हमारे फोटोग्राफर्स या यंग आर्टिस्ट्स दे आर नॉट ओपन टू एक्सपीरियंस। एक तो डरा बहुत दिया गया कि जी तजुर्बे का एक खौफ है, नहीं, लेकिन तजर्बे का बुरा हो वक्त भी जाएगा, नहीं है शायद। बुरा हो जाएगा। लेकिन तजर्बे का वक्त भी नहीं है शायद। मेरा ख्याल है वक्त। हम देखें ना, इंसान की ज़िंदगी तो उतनी है ना जितना 60-70 साल पहले आदमी को मिलते थे, वही 50-60-70 साल आज के आदमी को मिलते हैं। लेकिन वो पेशेंस खत्म हो गई ना। असल बात ये है ना कि हम क्विक इमीडिएसी के चक्कर में है ना कि फौरी नतीजा नहीं निकला। अभी आप देखें कितना ये सोशल मीडिया के ज़रिए और सेल फोन के ज़रिए कितना कंट्रोल ह्यूमन माइंड का ले लिया। आपने यूं स्क्रॉल करके एक विजुअल देखा और उसके बाद आप बेचैन हो गए कि अगला विजुअल क्यों नहीं आ रहा। और अगर वो 10-15 मिनट तक नहीं आता तो आप 10 दफ़ा फ़ोन उठा के देखते। तो ये बेचैनी आपको कहीं टिकने नहीं दे रही और आप इसमें शामिल होना चाह रहे हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन इस 10-15 सेकंड में इमेज में क्यों नहीं गया अब तक। एक आदमी दिन की 10-10, 20-20, 30-30 स्टोरीज डाल रहा है और फिर उसको कह रहे हैं कि एनफ फॉर टुडेज फोटो डंप्स, कि आज मैंने, यानी आप डंप कर रहे हैं ना बेसिकली विदाउट एनी पर्पस। और आपको फोमो है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि मैं रह गया, बाकी सबने इमेजेस डाल दिए आज के दिन में। तो ये सारी टर्म्स इसी बेचैनी और एंजाइटी से आई हैं। और वो डंपिंग सिर्फ आप कर रहे हैं कि बीइंग मोर रेलेवेंट, अपनी प्रेजेंस रखने के लिए, और वो प्रेजेंस भी एक आर्टिफिशियल दुनिया है जिसके अंदर आपने रखनी है। हाँ, मगर अब ज़रूरत भी है ना आपको किसी ना किसी तरह। मगर अगर आप उस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते तो आपकी रेलेवेंस क्या है। वो लोग अभी भी खुशकिस्मत हैं जिनके पास सेल फोन्स बहुत रेलेवेंट भी है। अच्छा, इसमें एज एन फोटोग्राफर एंड एज एन आर्टिस्ट ये भी एक बड़ी स्ट्रगल है और एक बड़ा डिलेमा है विच वी फील कि समटाइम्स हमारे सामने वो मोमेंट्स होते हैं जो कि बड़े पेनफुल मोमेंट होते हैं, और वहाँ पे आप जो है मोरली ख़ुद को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मुझे जो है वो क्लिक करना है या मुझे जो है वो जान बचानी है, मुझे इस मोमेंट में इंटरफेयर करके मतलब इसको बदलना है। वो जो बड़ा आइकॉनिक इमेज था केविन कार्टर का जिसमें एक छोटा बच्चा, आई थिंक ही और शी वाज अबाउट टू डाई, और एक गिद्ध बैठा हुआ है कि कब इसकी जान निकले और मैं इसको खा जाऊं, इसको उठा जाऊं, इस पे हमला करूं। और वो एक क्लिक है जो बाद में उस पे काफ़ी जो है वो डिबेट हुई और कहा जाता है कि उसके बाद जो है वो केविन ने सुसाइड भी कर ली। तो ये जो एक मोरल एक कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ स्टिल प्रेजेंट। आई मीन मेरे साथ ऐसा होता है, इस तरह की सिचुएशंस आती हैं एज एन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के, जब आप सवाल कर रहे होते हैं कि मुझे इस फसाद को ख़त्म करना है या इसको फिल्म करना है। ठीक है, मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो इसमें जो है वो पीस मैंने लेके आना है या मैंने इसको जो है एक्सप्लॉइट करना है और उसको जो है वो फिल्म करना है। तो ये एक बड़ा जो है ना एक मोरली जो है आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है एट टाइम्स। हाँ, ये हम सारे महसूस करते हैं। क्रिएटिव प्रोसेस की मुसीबत ये है कि आर्टिस्ट सिर्फ इसका बेनिफिशरी नहीं होता, इसका विक्टिम भी होता है। और वो विक्टिम वाला पार्ट बर्दाश्त करना भी रोज़ की आर्टिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा होता है, उसकी ज़िंदगी का एक पहलू होता है। अब केविन कार्टर के आप जिस इमेज की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है
वो उस इमेज को बनाया उसने, साउथ अफ्रीकन फोटोग्राफर, 1994 में आई गेस इट गॉट पुलित्जर प्राइज, और वो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। इस तरह के और भी बहुत से इमेजेस। 1967 का वियतनाम के अंदर नेपाम बॉम्बिंग का इमेज, जिसमें Image वो है, नंगी हाँ। बच्ची, बरहना बच्ची भागती हुई आ रही है और उसका पूरा जिस्म उस बॉम्बिंग से जला हुआ है, और पीछे बैकग्राउंड में बहुत से सोल्जर्स हैं जो सिगरेट पीते हुए बड़े मज़े से जा रहे हैं। अब इट वॉज अ हॉरेबल इमेज, एक इंसान जल रहा है आपके सामने और आप बरहना तस्वीर है बना और रहे हैं। आप फोटो बना रहे हैं। लेकिन निक कुट क्या करता उस टाइम? सेम क्वेश्चन केविन कार्टर क्या करता? सेम क्वेश्चन मैं जब एक 14 साल की आबरू रेज बच्ची के सामने खड़ा हुआ हूँ जिसकी इज्जत लूटी गई है, मैं क्या करूँ? तो मुझे वॉमिटिंग की फील आ रही थी उस टाइम। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कहीं उल्टी करूं जाके। अच्छा, अब जाहिर है सारे किसी न किसी तरह की कश्मकश से निकले। केविन कार्टर की सुसाइड की वजह यह थी कि जो दुनिया का गिल्ट था वो एक फोटोग्राफर पे डालने की कोशिश हो रही थी। अगर वो तस्वीर ना बनाते, वो बच्चा बेशक मर जाता, वहाँ दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता उससे? दुनिया को पता ही ना चलता। लेकिन वो दुनिया के होते हुए अगर एक बच्चा मर रहा है और उसको गिद्ध नोचने के लिए बैठे हैं और तरक्की याफ्ता अक़वाम मज़े लूट रही हैं इन कौमों का इस्तेसाल करके। और वो तो एक बच्चा है, जो बाकी हजारों बच्चे मर रहे हैं जिनकी हाँ, तस्वीर नहीं फैमिन बनी। ज़्यादा थे ना, सूडान में कहत पड़ा हुआ था और वो जाहिर है सिविल वॉर थी और बाकी चीज़ें थी। तो अब ये रोज़ाना जो रेफ्यूजी क्राइसिस होता है, जैसे इलान कुर्दी का इमेज पिछले दिनों, वो छोटा बच्चा जो तुर्की के साहिल के ऊपर बह के आ गया था और उसकी लाश पड़ी हुई थी। हाँ। नीलोफर दयाब फोटोग्राफर जिन्होंने उसका इमेज बनाया। अब कितनी गिल्ट उस इमेज के साथ जुड़ी हुई है। ना बनाए तो वॉर के अंदर जो विक्टिमाइज होते हैं लोग, इज्तमाही कब्रें खुद रही हैं फ़लस्तीन के अंदर। अभी आप रिसेंटली देखें, इससे पहले एलिपो के अंदर जो वहाँ से इमेजेस आए, कितने फोटोग्राफर्स हैं दुनिया के जो एक सर्टन गिल्ट का शिकार हैं कि यार ये दिखाएं इंसानियत के ऊपर क्या हो रहा है या ना दिखाएं। सीरिया के अंदर कितना बर्बादी और तबाही और उसके जो इमेजेस आए, और भी दुनिया, बोस्निया के अंदर आप देखें कितना सरायेवो और क्या कुछ नहीं वहाँ नहीं पे हुआ, हुआ। हाँ। फिर अब क्या करे आदमी? छोड़ दे, गुमनाम रहने दे इन चीज़ों को। लेकिन ये गिल्ट और ये पेन आपको पर्सनली इतना इम्पैक्ट कर रहा होता है अब आप टाइम्स। देखें ना, ये तो चले वॉर की हम बात कर रहे हैं या ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भी तो कितना कुछ है ना। अब ऐसे बहुत से इमेजेस हैं जो आप अपने सेल्फ के बना रहे हैं, आपकी ज़ात के अंदर क्या कुछ चल रहा है। एक टॉर्चरस क्लाइमेट है आपके पूरे अंदर पूरे जो अंदर आपको चीर फाड़ रहा है। इस शेयर फोर्स। बेचैनी है। हाँ, आप रोज टूटते हैं, रोज खुद को जोड़ने की कोशिश तो करते क्या हैं, करें रोज आप? बिखरते हैं ना आप। करें एक्सप्रेस या हम्म। घुटा रहने दें वो सब कुछ? हम्म। तो मेरा ख्याल है कि इंसानियत को इस अभी मैं कुछ पाकिस्तान के लीडिंग फोटो जर्नलिस्ट के साथ बात कर रहा था। कुछ के साथ मैंने काम भी किया, जिसमें अज़हर जाफरी, वन ऑफ द टॉप इन दिस कंट्री, फिर आरिफ अली जो AFP और रॉयटर्स के लिए भी काम करते रहे। लाहौर में मनामा में जो अटैक हुआ था, उसमें जो ये सड़क के ऊपर फोटोग्राफ कर रहे थे, अब दूर से किसी ने ये समझा कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जो सड़क के ऊपर लेटे हुए हैं और ये इन्होंने गन्स हमारी तरफ की हुई, तो उन्होंने गोली चला दी। आरिफ अली के बिल्कुल पीछे जो फोटोग्राफर था, उसकी गर्दन में गोली लगी, वो मर गया। अब आरिफ अली वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर कि ये क्या हुआ मेरे पीछे। उसका कैमरा इसके आगे गिरा, गोली चलने के इम्पैक्ट से इसका कैमरा इसके हाथ से निकल गया। अब सामने से पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान अपने 3 साथियों की जो ज़ख्मी हैं उनको घसीटते हुए लेके आ रहे हैं और खून है और गोलियां चल रही, और आरिफ अली उस मुर्दा फोटोग्राफर के कैमरे से वो इमेज बना रहा है, जिसको बहुत बाद में पता चला कि उसका दोस्त मर चुका है और उसको बुलेट लगी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये गिल्ट आपके अंदर से कब जाएगा? सो
वी हैव टू लिव विद दिस। और ऐसा मोमेंट है कि जिसमें शायद आपकी डिसीजन मेकिंग भी आपकी जो है वो, तब क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। उमैर भाई थैंक यू सो मच आपका शुक्रिया। इस वक्त का और इस गुफ्तगू का। और आपके साथ तो हमेशा बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। नहीं, लर्निंग इज और म्यूचुअल। नहीं और म्यूचुअल लर्निंग है, लेकिन जो आपका एक्सपोजर है और जो आपकी गुफ्तगू है तो उससे तो हम हमेशा से इंस्पायर होते आए हैं। और बस आपके लिए दुआ है और आप इसको तस्वीरें कम लें लेकिन लेते रहें, ताकि हम जो है वो इस मतलब इस निगाह से, इस पर्सपेक्टिव से जो है वो महरूम ना हो। नहीं, थैंक यू सो आप मच। सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मैं भी शामिल हो जाता हूँ। थैंक खुश यू रहें, सो मच। आपकी नवाजिश। थैंक यू।